नमस्कार। आज का उपन्यास है प्रथम प्रतिश्रुति। लेखिका आशा पूर्णा देवी। प्रथम प्रतिश्रुति सत्यवती की कहानी है। इस सत्यवती जो कि स्वर्णलता की माँ है और स्वर्णलता बकुल की माँ है, और सत्यवती की कहानी बकुल की कॉपी से ली गई है। प्रथम प्रतिश्रुति के और भी जो भाग मैंने ऑलरेडी अपलोड किए गए हैं, शायद आपको कहीं कहीं ढूंढने में असुविधा हो रही है, इसलिए इसके सारे भाग एक साथ अपलोड करने की कोशिश करती हूँ, जो तकरीबन 7-8 एपिसोड्स में ख़त्म हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं सत्यवती की कहानी। प्रथम प्रतिश्रुति, लेखिका आशा पूर्णा देवी। सत्यवती की यह कहानी मेरी लिखी हुई नहीं है। यह कहानी बकुल की कॉपी से ली गई है। बकुल ने कहा था, इसे कहानी कहना चाहो तो कहानी है, वास्तव कहना चाहो तो वास्तव। बकुल को मैं बचपन से ही देखती आई हूँ और सदा कहा किया है, बकुल तुम पर कहानी लिखी जा सकती है। बकुल हंसती है, कौतुक और अविश्वास की हंसी। वह खुद कभी नहीं सोचती कि उस पर कहानी भी लिखी जा सकती है। अपने बारे में उसे कोई मूल्यबोध नहीं, कोई चेतना नहीं। स्वर्णलता, प्रथम प्रतिश्रुति और बकुल कथा का इतिहास का सारांश अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैं दे दूंगी। आप वहां पर आशा पूर्णा देवी की जीवनी तथा इन तीनों उपन्यास का सारांश पढ़ सकते हैं। आज के बंगाल की अनगिनत नारियों के पीछे है वर्षों के संग्राम का इतिहास, जो हमारी ही माँ, नानी, दादी, दादियों के संघर्ष का इतिहास है। वे गिनती में असंख्य नहीं थी, बहुतों में से एक एक थी। वे अकेली आगे बढ़ी, चट्टानें खोदी, तोड़ तोड़कर कंटीली झाड़ियों को उखाड़ती हुई रास्ता बनाते हुए शायद अपनी ही दिशा खो बैठी। बकुल की बही, बही मतलब कॉपी, बकुल की बही में सत्यवती की ऐसी साफ शक्ल आई हुई है कि साफ पहचाना जा सके। नाक में बुलाकी, कान में कर्णफूल, पैरों में झांझर, वृंदावनी छाप की 8 हाथ वाली साड़ी पहने 8 साल की सत्यवती। कोई साल भर पहले ब्याह हो चुका, ससुराल अभी नहीं गई, अपने रौब दाव से मोहल्ले के सारे लड़के लड़कियों की अगुआ बनी, जी चाहे वहीं खेलती फिरती है। सत्यवती की माँ, दादी, बड़ी चाची, कोई भी उसे दबा नहीं पाती, शायद इसलिए उसकी मनमानी बहुत है, और उसकी मनमानी में जिसका हाथ है वह है उसके बाबा। सत्यवती के पिता रामकली चटर्जी हैं तो ब्राह्मण ही, पर पेशा उनका ब्राह्मणोचित नहीं है। वेद शास्त्र के बजाय उन्होंने आयुर्वेद की शरण ली। ब्राह्मण परिवार का होते हुए भी वे कविराजी करते हैं। गांव में इसलिए लोग उन्हें नब्ज टटोल ब्राह्मण कहते हैं। उनका घर नब्ज टटोल का घर है। रामकली का आरंभिक जीवन उनके अपने भाइयों और दूसरे नाते गोतों से अलग सा रहा, कुछ अजीब सा भी शायद। नहीं तो उस अधेड़ को इतनी छोटी सी लड़की क्यों? सत्यवती तो रामकली की पहली संतान है। उस जमाने के लिहाज से ब्याह की उम्र बिता देने के बाद रामकली ने शादी की थी। सत्यवती उनकी उस पार हो चुकी उम्र की संतति है। कहते हैं निरी किशोरावस्था में बाप से रूठकर रामकली घर से भाग गए थे। वजह वैसी कुछ खास नहीं थी, लेकिन किशोर रामकली के मन में उसी ने शायद गहरी छाप छोड़ी थी। पता नहीं ऐसी कौन सी असुविधा हुई कि रामकली के पिता जयकाली ने अभी अभी जने हुए अपने बेटे पर ग्रह देवता जनार्दन की पूजा आरती का भार उस दिन के लिए दिया। रामकली ने बड़े उत्साह से वह जिम्मेदारी ली। उसकी आरती की घंटी के मारे घर भर के लोग वाही जनार्दन कर उठे, लेकिन उत्साह के उस झोंक में एक बड़ी भारी भूल हो गई, और थी भी बड़ी भारी भूल। रामकली की दादी जब ठाकुर घर में धोने पोंछने गई तो वह भूल पकड़ में आई। उनके घुटे सिर के छोटे छोटे बाल सहित के कांटे से खड़े हो गए। वह भाग कर गई और अपने भतीजे यानी रामकली के बाप जयकाली के पास पछाड़ खाकर गिर ही पड़ी। अरे गजब हो गया जय! जयकाली चौंक उठे। क्या हुआ फुआ? छोटे छोकरों पर ठाकुरों का सेवा देने से जो होता है वही हुआ। रामा ने ठाकुर को फूल बतासे दिए पर पानी नहीं दिया। जयकाली के सारे शरीर का खून सिर पर सवार हो गया।
ऐ आंद्रनाद सा कर उठे। एक ठंडा निश्वास छोड़ती हुई फुआ उसी सुर में सुर मिलाती हुई बोली, हाँ, पता नहीं किसके भाग्य में अब का बदा है। फूल तुलसी की भूल नहीं हुई, भूल ही हुई एक बारगी प्यास के पानी की। पाँव का खड़ाऊ खोल कर हाथ में लेते हुए जय काली ने आवाज दी, रामू, अरे रामू। इस चीख से रामकली को पहले तो कोई आशंका नहीं हुई, क्योंकि पुत्र परिजनों में स्नेह संभाषण भी उनका इससे नीचे के पर्दे पर नहीं होता। इसलिए हाथ में लगे बेल के लट्ठे को सिर से पहुंचते हुए वह पिता के सामने आ खड़ा हुआ। लेकिन यह क्या, जयकाली के हाथ में खड़ाऊं? रामकली की आंखों के सामने कुछ पीले फूलों ने भीड़ लगा दी। अबे ईश्वर को याद कर रामू, खूंखार से होकर जयकाली बोले, तेरे नसीब में तो आज मरना लिखा है। रामकली की नजरों के सामने उन पीले फूलों की भीड़ गायब हो गई। रह गया सिर्फ गाढ़ा अंधेरा। उसी अंधेरे में टटोलकर उसने एक बार खोजने की कोशिश की कि आखिर किस कसूर से विधाता ने आज उसके किस्मत में मौत की सजा लिखी है, लेकिन नहीं खोज पाया। खोजने की सामर्थ्य भी नहीं रही। वह अंधकार धीरे धीरे रामकली की चेतना पर छा गया। आज तूने जनार्दन की पूजा की थी ना? रामकली चुप। यानी कि ठाकुर घर में कोई अपराध बन पड़ा है, लेकिन कहाँ, कौन सा अपराध? हाथ पांव धोकर जनेऊ के वक्त जो मिला था वही कपड़ा पहनकर तो वह पूजा घर में गया था। फिर आसन, फिर आचमन, फिर आरती, फिर का सिर ठाए से एक चोट पड़ी। भोग के समय पानी दिया था? खड़ाऊ की मार के साथ जयकाली ने बेटे से पूछा, और खड़ाऊ ना पड़े इस डर से रामकली बोल पड़ा, हाँ दिया तो था। दिया था? पानी दिया था? जयकाली की फुआ यशोदा अपने नाम के विपरीत ढंग से बोली, दिया तो था, पर पानी आखिर गया कहाँ रे अभागे? गिलास तो बिल्कुल सूखा पड़ा है। पूछने वाली थी दादी। सो छाती की धड़कन कुछ हल्की सी हुई। धीमे से रामकली ने कह दिया, ठाकुर ने पी लिया होगा। क्या? क्या कहा? फिर एक बार ठक की आवाज और आंखों में अंधेरा छा जाने की और भी गहरी अनुभूति। अभागा सुअर, ठाकुर ने पी लिया होगा? तुम भूत ही नहीं शैतान भी हो गए। जान का डर नहीं, ठाकुर के नाम से झूठ। गर्ज कि झूठ तो उतना बड़ा अपराध न था। ठाकुर के नाम के साथ जुड़कर वह बहुत भयंकर अपराध हो गया। मारे डर के रामकली फिर झूठ बोल बैठा, जी मैं सच कह रहा हूँ, ठाकुर कसम दिया था पानी। ब्राह्मण के घर का चंडाल, ठाकुर के नाम से कसम, पानी दिया था तूने? ठाकुर पी गए पानी? ठाकुर पानी पीते हैं? सिर में जलन हो रही थी। सिर की उस जलन से छटपटाकर डर भय भूत रामकली बोल पड़ा, जब जानते हो कि ठाकुर पानी नहीं पीते तो देते क्यों हो? ओह, मुझसे यह डिटाई? जयकाली ने फिर खड़ाऊ का सदुपयोग किया। कड़क कर बोले, जा ब्राह्मण के घर का बैल, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, दूर। बस जयकाली ने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। और ऐसा व्यवहार तो वे सदा ही सबसे किया करते हैं, मगर कब, जो किस बात से क्या हो जाता है। रामकली की आंखों के सामने से मानो एक पर्दा खिसक गया। वह सदा जानता आया था जनार्दन एक दयालु व्यक्ति हैं, क्योंकि जब तब घर के लोग कहा करते, जनार्दन दया करो, मगर उस दया का एक भी कण कहाँ है। मन ही मन रामकली ने जोरों से प्रार्थना जो की, हे ठाकुर, इन अविश्वासियों के सामने एक बार प्रकट तो हो, छिपकर देववाणी ही करो कि हेरे जयकाली, ना कि बेचारे लड़के को सता रहे हो। मैंने तो सच ही पानी पी लिया है। मुट्ठी भर बताशे खा लेने से मुझे बड़ी प्यास लग गई थी ना। देववाणी का नाम नहीं। उसने उसी क्षण यह इजाद कर लिया, ठाकुर झूठ है, देवता झूठ है, पूजा पाठ सब कुछ झूठ है, अमोघ सत्य है बस खड़ाऊ। जनेऊ के समय उसे भी एक जोड़ा खड़ाऊ मिला था। पता नहीं उसका उपयुक्त उपयोग वह कब कर पाएगा। इस वक्त तो सारे संसार पर उसके उपयोग की इच्छा हो रही थी। अब मैं दुनिया में नहीं रहूंगा। रामकली ने पहले यह संकल्प लिया। उसके बाद दुनिया छोड़कर चले जाने का कोई उपाय न निकाल सकने के कारण उसने मन में समझौता किया।
बहरहाल दुनिया तो हाथ में ही रही, इसे तो जब जी चाहे छोड़ा जा सकता है। छोड़ने लायक और भी एक चीज़ है, वह भी दुनिया का ही प्रतीक है, वो है घर। रामकली घर ही छोड़ देगा जीवन में फिर कभी, जिससे जनार्दन की पूजा की नौबत ही ना आए। उस समय तक नब्ज टटोल का घर नाम नहीं पड़ा था। आदि और अकृत्रिम चटर्जी ही था, सबकी श्रद्धा सम्मान का भी आधार था। सो कुछ दिनों तक हलचल सी रही। चटर्जी बाड़ी का लड़का खो गया। गांव ने के सभी तालाबों में जाल डाला गया। गांव के सभी देवी देवताओं की मन्नतें मानी गईं। रामकली की माँ बेटी के नाम से नित्य नियमित रूप से घाट में प्रदीप बहाने लगी। जय काली नियम से जनार्दन को तुलसी चढ़ाने लगे, लेकिन कुछ ना हुआ। धीरे धीरे जब सब लोग भूल से गए कि चटर्जी के रामकली नाम का एक लड़का था, जो गांव के किसी एक नौजवान ने एक दिन यह घोषणा की कि रामकली है, वह मकसूदाबाद गया है। वहां उसने अपनी आंखों से देखा कि वह नवाब के कविराज गोविंद गुप्त के यहाँ है और उनसे कविराजी सीख रहा है। सुनकर जय काली टुकुर टुकुर ताकते रह गए। लड़के के सही सलामत रहने की खबर और लड़के के जात गंवाने की खबर, इन दो उल्टी पुल्टी खबरों से वे यह भूल गए कि खुशी के मारे उछलें या शोक से हाहाकार करें। लड़का वैद्य के घर की रसोई खा रहा है, उसकी शरण में है, यह तो उसके मरने के समाचार के ही बराबर है। लेकिन रामकली अभी तक मरा नहीं है। यह सुनकर जी के भीतर से क्या तो उमगा उमगा आ रहा था। क्या खुशी, आवेग, अनुताप की पीड़ा से, या छुटकारे का सुख। बस्ती के लोगों से राय सलाह करने लगे जय काली। अंत तक यह तय पाया कि जय काली को खुद एक बार जाना चाहिए, वहां जाकर अपनी आंखों देख आए कि बात क्या है। वास्तव में रामकली ही है या नहीं, यही कौन जानता है। जिसने देखा वह कुछ निकट के नाते का तो है नहीं, आंखों का भ्रम होने से क्या लगता है। लेकिन इस राय से जय काली आसमान से गिर पड़े। मैं जाऊं, मैं कैसे जाऊं? जनार्दन की सेवा छोड़कर मेरे हिलने की गुंजाइश भी है भला? रामकली की माँ जय काली की दूसरी स्त्री रोने पीटने लगी। उसकी जुबान पर आ गया, जनार्दन ही तुम्हारे लिए इतने बड़े हुए। कहने की हिम्मत ना पड़ी, सिर्फ आंसू बहने लगे। आखिर बहुत सोच विचार के बाद यह तय हुआ कि जय काली का एक भांजा जाएगा। वयस्क भांजा था। उसके साथ जय काली के पहले घर का लड़का कुंजकाली जाएगा। लेकिन इस गंवाई गांव से मकसूदाबाद जाना कुछ आसान तो नहीं। बैलगाड़ी से पहले गंज जाना होगा, वहां जाकर पता करना होगा कि नाव कब मकसूदाबाद जाएगी। उसके बाद चावल चूड़ा बांधकर बैलगाड़ी से 3 कोस चलकर घाट पर धरना देना। खर्च भी कम नहीं। जय काली ने सोचा, खर्च खाते बैठाए आंकड़े को फिर जमा खाते ले जाने में कम झमेला नहीं है। इतने टंटे की जरूरत भी क्या थी। उस बदमाश छोकरे पर गुस्सा आया जो यह खबर ले आया था। इतना झमेला करने वाला नायक वह है। यूं रामकली तो खर्च हो ही चुका था और यह शैतान खबर ना लाता तो। लेकिन रामकली की माँ के लिए इसकी जरूरत थी। सो सारी झंझटें झेलकर भांजे और लड़के को जयकाली ने भेजा और कई दिनों के बाद आकर उन लोगों ने बताया खबर सच्ची है। रामकली निपोते गोविंद कविराज का दत्तक होकर राजा जैसे आराम से है और अब शायद पटना जाएगा। उसने इन लोगों से कहा, राजवैद्य बनकर रुपयों की घाट लेकर ही गाँव लौटूंगा, उससे पहले नहीं। सुनकर जिन लोगों को ज़्यादा ईर्ष्या हुई उन लोगों ने कहा, ऐसे कुलंगार की तो शक्ल नहीं देखनी चाहिए। और फिर वह तो जात से भी गया। जिन्हें जरा कम ईर्ष्या हुई वे बोले, मगर फिर भी अध्यवसायी कहना चाहिए, और जात से ही क्यों जाएगा। कुंज ने तो यह बताया ना कि गोविंद गुप्त ने रामकली के लिए किसी ब्राह्मण के यहाँ खाने का इंतजाम करा दिया है। गांव में कुछ दिनों तक फिर इसी की आलोचना होती रही और जब यह आलोचनाएं बुझाई, लोग फिर से रामकली का नाम भूल चले। तो एक दिन रामकली रुपयों की गठरी लिए खुद ही हाजिर हो गया। गोविंद गुप्त राय ने राय दी
कि अब तुम्हें राजवैद होने की कोई जरूरत नहीं, राज्य में अंदर ही अंदर घुन लग गया है, नवाबों की नवाबी तो छीके पर जा रही है। मेरे इतने दिनों की कमाई हुई दौलत लेकर अपने घर भाग जाओ और खुद ही नवाबी करो। हमने तय किया है कि हम पति पत्नी दोनों काशी चले जाएंगे। सो रामकली चला आया, गंज के घाट से अपनी ही पालकी पर आया। उसे गोविंद गुप्त वाली पालकी भी मिल गई, नाव से ले आया। लेकिन यही बहुत बड़ा अफसोस रहा कि तब तक जयकाली गुजर चुके थे। रामकली अपने बाप को दिखा नहीं पाया कि वही घर से भगाया हुआ लड़का आदमी बनकर लौटा है। गंज के मेले में जैसे लोग 5 नावों वाली गाय को देखने के लिए लपकते हैं, वैसे ही इलाके के तमाम लोग रामकली को देखने के लिए आने लगे। मन ही मन खींचते हुए भी रामकली ने जिसे जैसा चाहिए सम्मान दिया और अपने से उम्र में बड़े को एक जोड़ा धोती और नगद 2 रुपये देकर प्रणाम भी किया। घर घर में चर्चा होने लगी, उफ, कैसी ऊंची निगाह हो गई है। बहुतों ने अपने सदा बेकार बैठे बेटों की ओर ताककर निश्वास फेंका। फिर भी कुछ दिनों तक जात गए कि नाई रामकली को रहना तो पड़ा था, घर के बाहर ही सोना पड़ा। घर का कोई छोटा लड़का उसे छू लेता तो उसे कपड़ा बदलना पड़ता। लेकिन रामकली ने ही एक दिन गांव के मुखियों को पंच मानकर बुलाया। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मैंने तो एक दिन के लिए भी उस वैद्य के अन्न को नहीं छुआ, नहा कि मुझे आजाद होकर क्यों रहना पड़ेगा? गांव के मुखिया ने सिर खुजाते हुए है करने लगे। साफ कुछ नहीं कह सके, क्योंकि यह छोरा क्या तो राजवैद गोविंद गुप्त की सारी ही तो विद्या और सारे रुपए हथिया ले आया है। इसके सिवा छोरे का हाथ भी खूब खुला है। सुनने में आया है जल्द ही जलाशय प्रतिष्ठा करेगा। गांव के मुखिया जब है करने लगे तो रामकली ने खुद ही अपना वक्तव्य पेश किया। देखिए, मेरे गुरु की दवा बोलती है, मैंने उनका थोड़ा बहुत आशीर्वाद भी तो पाया है। वह विद्या मेरी जन्मभूमि, मेरे पड़ोसी, मेरे जात गोतों के काम आए, मैं यही चाहता हूँ। हाँ, आप लोग यदि ऐसा ना चाहते हो तो मुझे यहाँ से कहीं और चला जाना होगा। अब के लोग हा कर उठे। सच तो है, बात तो यूं ही उड़ा देने की नहीं है। सबको कभी ना कभी संकट तो पड़ ही सकता है। वे लोग जब हा कर रहे थे तो रामकली ने कहा, मैंने जो अभी एक तालाब खुदवाने की सोची है, उसके उपलक्ष्य में एक दिन ग्राम भोजन कराने की उम्मीद लिए बैठा हूँ, तो मेरी वह उम्मीद पूरी ना होगी। अब की लोग द्विधा शून्य होकर बोल उठे, अरे अरे, सो क्या भाई? क्यों? इतने में फेलू बनर्जी ने एक चाल ही चल दी। एक कोई संस्कृत श्लोक झाड़कर हंसते हंसते कहा, जानते हो ना, ठीक उम्र में विवाह न होने से लड़की जैसे अरक्षणीय होती है, वैसे ही पुरुष भी पतित होता है। रामकली ने सिर झुकाकर कहा, मेरी तो उम्र 30 से ज्यादा हो चली, इस उम्र में लड़की मुझे कौन दूंगा? फेलू बनर्जी ने वीर की तरह कहा, मैं दूंगा। इसके लिए भाई लोग मुझे जात से अलग करे तो करे। फेलू बनर्जी को जात से अलग करना? जात के जो सिरमौर हैं। सभा में हाँ हाँ का प्रभाव बह चला और फेलू की चालाकी की इस चाल पर सब अपने अपने गाल पर आप ही थप्पड़ मारने लगे। लड़की भला किसके घर नहीं है? और कुछ ही दिन बाद फेलू बनर्जी की 9 साल की लड़की भुवी, या फिर कह लीजिए भुवनेश्वरी, से रामकली का ब्याह हो गया। बड़े दिनों से गांव में इतनी धूमधाम से कोई शादी नहीं हुई थी, इसलिए कि रामकली ने शायद 500 रुपये धूमधाम के लिए माँ दीन तारणी को चुपके से दे दिए थे। यह बेहयाई बेशक निंदा योग्य थी, उस धूमधाम के खान पान निंदनीय नहीं थे। सो रामकली फिर से समाज में प्रतिष्ठित हो गया। घर में खाने सोने की अनुमति मिल गई। खैर, उसके बाद भी तो कितने दिन बीते। वही भुवी बड़ी हुई, गृहस्थी बसी, 15-16 साल की उमड़ती नदी बनी। उसके बाद सत्यवती, बुढ़ापे की पहली संतान। इसलिए शायद सत्यवती को बाप का कुछ ज़्यादा ही प्रश्रय है। दीन तारणी निरामिष रसोई घर में रसोई कर रही थी। सत्यवती बरामदे के नीचे छज्जे में आ खड़ी हुई। ऊंची नींव का घर, बरामदे का किनारा सत्यवती के नाक के बराबर है। पैर के अंगूठे पर सारे बदन का भार देकर कतराकर गला बढ़ाती हुई अपने स्वाभाविक मजे गले से उसने आवाज़ दी, दादी जी, ओ दादी जी। निरामिष रसोई घर के बरामदे पर भी आने की इजाज़त सत्यवती को क्यों, किसी को भी नहीं थी। केवल निरामिष खाने वाले ही जा सकते हैं। माटी के बरामदे के एक कोने से खाक काट काट कर सीढ़ी बनाई गई है और उस सीढ़ी से एक बारगी घाट तक जाने की राह भी बनाई गई है।
दीन तारिणी, मजली देवरानी, शिव जापा, दीन तारिणी की दो नंदे काशीश्वरी और मोक्षदा महज यही कहीं इस रास्ते में आने जाने की अधिकारिणी हैं। घड़ा लिए घाट जाती हैं, नहाकर घड़ा भरकर गीले कपड़ों में उन कई सीढ़ियों से उस स्वर्ग में चली जाती हैं। उसी रसोई घर की दीवार पर उनके कपड़े लत्ते सूखते हैं, क्योंकि रात को वहाँ फिर रसोई की बला नहीं रहती। घर लीपने के लिए भी कोई अछूत वहाँ नहीं जाएगा। वह काम मोक्षदा का है। झूठे कूटे के मामले में शायद मोक्षदा स्वयं भगवान पर भी पूरा विश्वास नहीं कर सकती, लिहाजा वह काम अपने ही हाथों करती है। इसके सिवा उम्र में मोक्षदा ही सबसे छोटी पड़ती है और वह सब उनकी गुरुजन है, सो सबके खाने पीने के बाद यह उसी की ड्यूटी है। रसोई का जिम्मा दीन तारिणी का है। उस रसोई की शुद्धता बचाने की जिम्मेदारी मोक्षदा की। बाकी दो जने यह वह जुटाने वाली, और यह जुटाने का काम भी कुछ कम नहीं। प्रयोजन 4 जने का होते हुए भी आयोजन 10 जनों का होता है। खैर, रहने दीजिए वो सब बातें। असल में बच्चों को इस आंगन में कदम रखने का हुक्म नहीं, लेकिन सत्यवती को कोई रोक नहीं पाता। वह जब तब बरामदे से नीचे खड़ी हो नाक बढ़ाकर पुकारती है, ओ दादी जी या ओ फुआ दादी। उसकी आवाज़ पाते ही दीन तारिणी अपनी गर्दन बढ़ाकर दरवाजे से उचकती हुई बोलती है, हाय राम, कितनी शैतान है ये छोरी, फिर आ गई तू, भाग भाग भाग, कहीं छोटी नंद जी ने देख लिया तो खैर नहीं। सत्यवती ने होठ उलट कर कहा, छोटी दादी जी को तो छोड़ो, तुम जरा सुनो ना। दीन तारिणी के कमाऊ पूत की बेटी है सत्यवती, और फिर उसका ब्याह हो चुका है, इसलिए उसके नसीब में ज़्यादा दूरछी नहीं जुटता। दूरछी मतलब बड़े बुढ़ियाँ जब बच्चों को डांटते हैं तो उसको बंगला में दूर छी 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 कहते हैं। इसलिए उसके लाड़ से दीन तारिणी जरा बरामदे में आ गई। इशारे से पूछा, क्या चाहिए? पीठ की तरफ मुड़े हुए हाथ को घुमाकर कंधे के एक छोटे से पत्ते को फैलाकर सत्यवती ने कहा, एक चीज़ दो ना। अभी चीज़ कौन सी दूँ? अभी तो कुछ पका भी है, और पका भी हो तो तेरी मझली दादी के गोपाल के भोग लगने के पहले कैसे पता चले तो कुर नक्षत्र नहीं मचा देगी। मुझे भोग से पहले कुछ चाहिए, वह भला बुरा पका चुका कर तुम ही लोग खाओ बाबा। मुझे थोड़ा सा बासी भात दो ना। बासी भात? दीन तारिणी आसमान से गिर पड़ी और उसी दम जैसे पाताल फोड़कर निकल आई मोक्षदा। सफ़ेद कोर की गीली साड़ी पहने, कमर पर भरा हुआ घड़ा। मोक्षदा का यह शायद तीसरा नहान था। जिस कारण से भी हो, चावल या साग धोने के लिए घाट पर जाते ही मोक्षदा नहा लेती। कब वह बरामदे पर आ पहुंची, दादी पोती किसी की नज़र नहीं पड़ी। नज़र पड़ी एक बारगी साक्षात पर। दीन तारिणी तो अजीब अप्रतिभ सत्यवती खींची, और मोक्षदा वह रंगे हाथों चोर पकड़ने वाले डिटेक्टिव जैसी उल्लसित। फिर तू आ गई यहाँ? तीखे स्वर में मोक्षदा ने पूछा। सत्यवती ने जरा सकपकाते हुए कहा, वाह, मैं क्या तुम लोगों के बरामदे पर गई हूँ? बरामदे पर नहीं आई, मैं कहती हूँ रास्ते से आकर उन्हीं पैरों से इस आंगन में तो आई है। तुलसी चौरे पर पानी देने के लिए हम लोगों को आंगन में उतरना नहीं पड़ेगा? सत्यवती बुदबुदाकर बोली, 10 घड़ा पानी उड़ेले बिना तो उतरोगी नहीं, फिर ऐसा क्यों? बात बात पर बात देना ठीक नहीं है सत्तो, आदत सुधार। घड़े को धप से रसोई की चौखट के उस पर रखकर आंचल निचोड़ कर पैर का कादो धोते हुए मोक्षदा ने कहा, बाप के लाड़ से इस कदर चढ़ गई है। मैं पूछती हूँ, ससुराल में जी नहीं बसना है क्या? पराई गृहस्थी नहीं करनी? और कितने दिन यह ढिंगी नाच नाचती फिरेगी? बहुत जोर तो जोर 2-4 साल, उसके बाद गले में रस्सी डालकर खींच नहीं ले जाएगा, तब क्या करेगी? बात बात में पराए घर जाने की विभीषिका दिखाकर काबू करने की यह कोशिश सत्यवती को फूटी आंखों नहीं सुहाती। इससे बल्कि 2 हाथ जमा दे सो बेहतर है, लेकिन यह पराए घर का उल्हाना उसे बर्दाश्त नहीं। लेकिन वही मानो इन लोगों का ब्रह्मास्त्र है। इसलिए सत्यवती खींचकर बोली, करूँगी क्या? करूँगी क्या? उठते बैठते सास का ठुनका खाएगी? यही पटला घोषाल के भतीजे की बहू जैसा ठुनका खाते खाते गाल पर काले दाग पड़ जाएंगे। सत्यवती अपने से ज़्यादा उम्र वाली की भंगिमा से झंकार उठी। दुनिया भर की औरतें आखिर पटल काका की भौजी जैसी लड़किन तो नहीं है ना? हाय राम, इस लड़की की बात तो सुनो।
अपने हड़ताल रंग के दोनों पुष्ट हाथों को हिलाकर मोक्षदा ने कहा, कहेंगी क्यों नहीं? बहू का दोष नहीं, दोष हुआ सास का। वैसी मुहजर बहू का करे क्या सो तो बता। फूल चंदन से पूजा करेगी बिठाकर? आहा, जैसे पूजा के सिवा और कुछ है ही नहीं। जरा भली नज़र से देख नहीं सकती, दो मीठी बातें नहीं कर सकती? हाय मेरी माँ, मोक्षदा हंसकर बोली। भीतर भीतर तो पक्की उस्ताद हो गई छोरी। अरे देखूंगी री देखूंगी तेरी सास तुझसे कैसे शहद घुली बातें करेगी, कैसी सुनहली नज़र से देखेगी। खैर छोड़ यह सब। बासी भात क्या कह रही थी? दीन तारनी अब तक चुप थी, अब हंसी। हंसकर बोली, वह मुझसे बासी भात मांगने आई थी। बासी भात मांगने? मोक्षदा एकाएक मानो फट पड़ी। हमारी रसोई में बासी भात मांगने आई है और सुनकर तुम बदन हल्के लिए हंस रही हो? नई मजली बहू, पोती को और कितना लाड़ दोगी? परकाल जो साफ बनता जा रहा है। मैं पूछती हूँ, ससुराल जाकर कहीं विधवा की रसोई से थोड़ा सा बासी भात मांग बैठे तो लोग क्या कहेंगे? यह नहीं सोचेंगे कि वे लोग हम लोग शायद गपा शपा बासी हांडी का भात निगलते हैं? कहो, कहेंगे कि नहीं? ऐसा भी कोई कहता है छोटी ननद जी? बात को कुछ हल्का करने की गरज से जरा हंसने की कोशिश करते हुए दीन तारणी ने कहा, लड़क बुद्धि है, अज्ञान में क्या नहीं कहती है। लड़क बुद्धि? हाय मेरी माँ, ससुराल में बसे तो यह बच्चे की माँ हो सकती है, समझ नहीं बहू। कंधे से अंगूछा उतारकर छाड़ते हुए मोक्षदा ने कहा, कानों में इसकी बोलचाल तो सुनती नहीं हो ना? लाड़ से ही फूली जा रही हो। सुन सकतो, मैं कह ही देती हूँ, खबरदार 5 जने के सामने ऐसी बात मत कह बैठना। पड़ोसी ने मुँह झोंसी जो इन बातों की ताक लगाए बैठी हैं, सुनेंगी तो ठीक यही कहेंगी कि हम लोग बासी हाड़ी कहती हैं। सत्यवती ही करके हंस उठी। कहा, भला से लोगों ने कहा तो क्या तुम्हारे बदन में फोले पड़ जाएंगे? सत्य को छुआ जाने की भय से मोक्षदा छू नहीं सकती थी, इसलिए अपने ही गाल पर एक चपत लगाकर बोली, सुन लिया ना? नहीं बहू, सुन ले। अपनी पोती की हिमाकत की बात कहती है। भला से लोगों ने कहा, शास्त्र पोथी का कहा है, जिसे छी कहा उसका क्या रहा और कहनी क्या है? यह रे हुआ। अब दीन तारणी ने देखा मोक्षदा ने एक बार शुरू कर दिया तो खैर नहीं। मोक्षदा की तंदुरुस्ती गजब की है। जबरदस्त भूख प्यास उस भूख प्यास को दबाए रखती है। 3 पहर बेला जा चुकी होती है तब तो वह जलपान करती है, बेला जब झुक आती है तब भोजन, और सुबह की तरफ उसके शरीर के अंदर झांझा खांका होता रहता है, इसलिए अपनी बातों के मारे लोगों के छक्के छुड़ाए रहती है। इसलिए दीन तारणी ने झट प्रसंग को बदल दिया। हारी सत्तो, सुबह नाश्ता नहीं किया है? कुबेर में बासी भात की खोज? आहा, बलिहारी तुम्हारी बुद्धि की। बासी भात खाऊंगी, केचुए मिलाकर मछली मारने का चारा बनाऊंगी। क्या करेगी? दीन ताड़ने से पहले ही मोक्षदा ने अपनी आंखें कपाल पर उठा ली। क्या करेगी? चारा डालूंगी, चारा, मछली मारने का चारा। नेड़ू ने मेरी बड़ी बढ़िया छीप तैयार कर दी है बांस की, पिछवाड़े के पोखरे में मछली मारूंगी। सत्ती, मोक्षदा मानो तिल मिला उठी। छीप से मछली मारेगी तू? मान गई मैं बाप की बड़ी दुलरुआ बिटिया है तो क्या सांप के पैर देख लिए? लड़की होकर छीप से मछली मारेगी तू? सत्यवती ने अपने घुंघराले बालों में झटका देकर कहा, आह, छोटी दादी जी का कहना सुन लो जरा। लड़कियां मछली नहीं मारती, रागा चाची वगैरह मारती नहीं है, उस घर की फुआ नहीं मारती। हाय राम, हाय रे मुजली, वे लोग छिप से मारती है मछली? वे तो अंगोछे से छानती है छोटी छोटी मछलियाँ। अरे तो क्या हुआ? सत्यवती ने हाथ के पत्ते को बरामदे पर पटकते हुए कहा, अंगोछे से मारे तो दोष नहीं, बंशी से मारे तो दोष हो गया। छोटी मछलियाँ मारे तो कुछ नहीं, बड़ी मछली मारे तो गुनाह। तुम लोगों के इन दोषों का शास्त्र किसने लिखा है भला? सती, दीन तारे ने कड़ाई से कहा, रत्ती भर की लड़की, इतनी बड़ी जवान क्यों? ननद जो कि ठीक ही तो कह रही है, पराए घर जाकर गत होगी। बाप रे, थोड़े से बासी भात के लिए ऐसी लानत। मैं आमिष रसोई में जाती हूँ, वहाँ भी क्यों जाऊँ? वहाँ भी तो बड़ी चाची विराजमान है, गुर्राती हुई नज़र। खेदी के यहाँ से मांग लेती, वही अच्छा था। क्या कहा? क्या कहा तूने? खेदी के यहाँ से? कायस्थ के घर का भात छीटेगी तू? छीटा है क्या? बाप रे बाप, बात बात में दोष और दोष और दोष। खैर, मैं उस रसोई में ही जाती हूँ, लेकिन जब इतनी बड़ी मछली मार लाऊंगी ना, तब देखना। यह कहकर सत्यवती ने पटकते पटकते फटे हुए पत्ते को फेंक दिया और बरामदे के कोने की ओर से सीधे उस ओर चली गई। वहाँ तो हर घड़ी बहुत बड़े यज्ञ जैसा काम, दोनों बेला 200-250 पत्तलों के लिए प्रबंध, इतने लोग खाते हैं।
वहाँ भी ऐसे ही ऊंचे बरामदे का घर, लेकिन बरामदे के ऊपर जाने में रोक नहीं। सत्य बेपरवाह ऊपर चली गई। इधर उधर नगर निगाह दौड़ाकर उसने नारियल की एक खोली उठा ली और रसोई के दरवाजे पर जाकर हिम्मत करके आवाज दी, बड़ी चाची। तमाम दिन उमस सी रही। अचानक ठंडी बयार का एक झोंका आया, बदन जुड़ा गया, लेकिन जी में खौफ हो आया। समय बुरा है, चेत का अंत। ईशान कोने में बादल, उसकी छाया ने आधे आकाश पर मानो घूंघट डाल दिया, ठीक जैसे कोई खूंखार राक्षस धरती पर कूद पड़ने का पैतरा मांझ रहा हो। घाट घाट खेत पतार में जो जहाँ थे वे बार बार आसमान की ओर ताकते हुए अपने हाथ के काम को खत्म कर लेने लगे। देखते ही देखते हवा में तरंग उठाते हुए गांव के इस छोर से उस छोर तक एक सनुनासिक स्वर की धुन सी शुरू हो गई। वह स्वर क्रम से ऊपर चढ़ने लगा, बीच बीच में उतरने लगा। उसकी भाषा थी, धौलियाँ धौली गोलियाँ। आंधी की आशंका से घर के निबोले जीवों की गुहाल में लौट जाने की थी पुकार। वह सत्यवती को पता न था कि आंधी से पहले या सांझ को जब गाय गोरुओं को पुकारा जाता है तो वैसे ही नकवाए स्वर में क्यों। वह इतना ही जानती है कि ऐसा ही नियम है। अवश्य जो लोग बुलाते हैं वही लोग 8 साल की सत्यवती से ज़्यादा क्या जानते हैं। उन्होंने भी जब से होश संभाला है यही तो देखा है कि गाय गोरू को सांझ के वक्त घर लौटने के लिए आकाश बतास कांपते हुए पुकारा हो जाता है, और यह आवाज़ सनुनासिक होती है। कौन जाने कभी कोई वरदान पाया हुआ गोरू आदमी की भाषा सीखकर मनुष्य से अपनी पसंद नापसंद का नमूना जता सका है या नहीं, यह बताया है या नहीं कि यही सनुनासिक स्वर ही मुझे रुचता है। फिलहाल देखने में यह आया कि वे बोल प्राणी इस उस छोर तक गूंज रही पुकार से अपने गुहालों की ओर मुड़े। वे भी एक एक बार गर्दन उठाकर आसमान को देख लेने के लिए। सत्यवती एक खबर जुटाकर बनर्जी टोले से जल्दी जल्दी घर की तरफ भागी जा रही थी। फिर भी आसपास गूंजती उस पुकार को सुनकर उसने भी ऊंचे गले में आवाज लगाई, सांवलिया धोलिया। आम के बगीचे से होकर रामकली राय टोले से पैदल ही आ रहे थे, अपनी पालकी वहीं उधार दिया। गांव के बूढ़े राय बाबू की हालत नाजुक है। खबर पाकर उनकी नाड़ी देखने गए थे रामकली। उनकी नाड़ी की स्थिति देखकर उन्हें गंगा यात्रा कराने की सलाह दी और मुसीबत में पड़े। राय बाबू के दोनों लड़के गुजर चुके हैं, 3 नाती हैं, पर उन नातियों की यह जुर्रत नहीं कि पालकी का किराया और कहारों की मजूरी देकर दादाजी की गंगा यात्रा का इंतजाम कर सके। लेकिन वैसे सदाचारी बूढ़े आदमी आखिर घर में पड़े पड़े मरे आंखों देखकर यही कैसे सहा जा सकता है। और यदि ले जाया जाए तो त्रिवेणी की गंगा ले जाना ही अच्छा है। गंगा यात्रा की सलाह से राय बाबू के पोते जब आपस में एक दूसरे का मुंह ताकने लगे तो लाचार रामकली को कहना पड़ा, पालकी की फिक्र मत करो तुम लोग, राय काका मेरी ही पालकी से जाएंगे। राय बाबू के पोतों ने धीमे से कहा, जी आपको मरीज देखने के लिए तो दूर दूर जाना पड़ता है, पालकी दे देने से। रामकली ने गंभीरता से हंसकर कहा, तो फिर दादाजी को कंधों पर ही ले जाओ, 3 लायक पोते हो। गुरुजन के मजाक से हंसे ऐसी बेअदबी की सोची भी नहीं जा सकती। लिहाजा वे तीनों अपना सिर खुजाने लगे और उन तीनों में से जो बड़ा था उसने कहा, सोच रहा था बैलगाड़ी से। तुम लोगों का ऐसा सोचना वाजिब नहीं है भैया। बैलगाड़ी से ले जाने पर 92 साल का यह पिंजरा पंछी समेत गंगा जी पहुँच सकेगा? पिंजरा छोड़कर पंछी फुर हो जाएगा। मैं भी उनका बेटा जैसा ही हूँ। तुम लोगों को सकुचाहट नहीं होनी चाहिए, और फिर जल्दी की भी ज़रूरत है, कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। राय बाबू की धुमेली आंखों से आंसू की 2 बूंद टपक पड़ी। उभरी नसों वाले दाएं हाथ को आशीर्वाद देने के ढंग से उठाकर बोली, जयस्तु। बाहर निकलकर रामकली ने पालकी के कहारों को कहा, नाहा की पालकी यहाँ से ले जाकर क्या करोगे, इसे रहने दो और तुम लोग घर जाकर खा पी लो। भोर भोर को उठकर चले आना, और हाँ, मेरे यहाँ जाकर कल दिन भर के लिए जलपान कलेवा ले लेना, समझे? और हाँ, यह भी देख यहाँ अभी कोई ज़रूरत है तो नहीं, मैं जा रहा हूँ। लपके ही चले जा रहे थे रामकली, क्योंकि बाहर निकलते ही देखा ईशान कोने में मेघ है। पालकी से रोगी देखने जाते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि रामकली चल नहीं सकते। रोज वे ब्रह्म मुहूर्त से जगते हैं। नित्य क्रिया से निर्वित होकर 2 कोस का चक्कर काट आना उनके नित्य के कर्मों में पहला काम है। लेकिन हाँ,
रोगी के यहाँ जाना और बात है, मान मर्यादा का जो प्रश्न है। रास्ता कम होगा, इसके लिए बगीचे की राह चले थे, परंतु आम के बगीचे के पास पहुंचते ही झड़े पत्तों और धूल की आंधी उठी। झट से बगीचे के बीच से निकलकर किनारे चले आए। आते ही ना आते ठिठक गए। यह आवाज़ तो सत्य की है ना? हाँ, गला तो एकदम सत्य जैसा ही लग रहा है। हवा की साए साए के विपरीत होने से आवाज़ को समझने में जरा देर लगी, लेकिन जरा ही देर, और फिर गायों के नाम भी जाने पहचाने। सांवली, धौली उन्हीं की तो गाय हैं, और गाय तो रामकली के एक गुहाल है, पर ये दोनों सुलक्षणा वाली है, इसलिए रामकली की बड़ी प्रिय हैं। समय मिलते ही वे अपने हाथों उनके आगे घास डालते हैं, बदन पर हाथ फेरते हैं। घर की कुंवारी लड़कियां सांवली धोती से ही गोकाल व्रत करती हैं, और मोक्षता उन्हीं के गोबर से घर की शुद्धता बरकरार रखती है। कान खड़े कर रामकली ने अनुमान लगाया कि आवाज कहाँ से आ रही है। फिर लपक कर जाकर उसे पकड़ लिया। सत्यवती उस समय धूल के थपेड़ों से बचने के लिए आंख पर दोनों हाथों से आंचल रखे हुई थी। जा कर रही है? जल्द गंभीर स्वर में रामकली ने कहा। सत्यवती चौंकी, मुंह पर से कपड़ा हटाया कि काठ की मारी सी रह गई। सत्यवती को गर्चे सभी बाप का दुलरुआ कहते हैं, पर सच ही ये वह बाप के बड़े प्यार की भी है, और फिर सुलक्षण वाली भी है, इसलिए रामकली मन ही मन मानते भी हैं। तो भी यह मतलब नहीं कि आमने सामने आदर खातिर कुछ और हो। सो पिता की आवाज़ सुनते ही उसके होश उड़ गए। रामकली ने फिर एक बार पूछा, ऐसे वक्त गई कहाँ थी तू? सजली फुआ के यहाँ, सत्यवती ने धीमे से कहा। सत्यवती ने यह जो सजली फुआ का नाम लिया वह रामकली की चचेरी बहन है। इसी गांव में ससुराल है उसका, यहाँ रहती है। बहुत सिकुड़कर रामकली ने कहा, इतनी दूर अकेली जाने की क्या पड़ी थी? साथ में कोई क्यों नहीं है? बस यही, इसलिए सत्यवती को लोग बाप का दुलरुआ कहते हैं। थप्पड़ नहीं, मुक्का नहीं, कान मल देना भी नहीं, बस कैफियत पूछ लेना। अब हिम्मत पाकर सत्यवती ने कहा, अकेली क्यों जाने लगी? पुन्नू फुआ साथ में थी, फिर मैं आपको बुलाने के लिए दौड़ी आ रही हूँ। मुझे बुलाने के लिए दौड़ी आ रही है? बहुत सिकोड़कर वे बोले, किस लिए? मेरी क्या जरूरत पड़ गई? अब की वह पूरा साहस पाकर उत्साह से बोली, जटा भैया की स्त्री की अब तब हालत है, नाड़ी छूट गई, इसलिए सजली फुआ रोते रोते बोली, सती जाकर जरा मजले भैया को तो बुला ला, जहाँ से भी हो। मैं रायटोले गई, वहाँ मालूम हुआ आप अभी अभी चल दिए। रायटोला तू भी गई थी? ना आफत कर दी तूने। जटा की बहू को अचानक क्या हो गया? उसकी नाड़ी छूटी जा रही है? छूटी जा क्या रही है? सत्य ने और भी उत्साह से कहा, छूट गई है। सजली फुआ चीख रही है, छाती पीट रही है और तकिया बिस्तर हटा रही है। अरे क्या कह रही है? चल देखे। रामकली बोले, आंधी आ गई, पानी भी आ चला, अजीब मुसीबत है। हुआ क्या था? कुछ नहीं, सजली फुआ ने कहा। रसोई बसोई कर करा के जैसे ही बहू खाने बैठी कि जटा भैया ने पान मांगा। भौजी ने कहा पान खत्म हो गया। कहना था क्या, बस बाबू बिगड़ गए। भौजी की पीठ पर धमाधम लात की भौजी मुंह के बल गिरी। सत्यवती सहसा खुक खुक करके हंसने लगी। हंस क्यों रही है? रामकली डपट उठे, खीजे भी। कैसी असभ्य है ये लड़की, हंसी का कोई समय नहीं। कहा, अरे कोई मर रहा हो तो हंसना चाहिए, यही शिक्षा दीक्षा है। सत्यवती यूं ही हंस पड़ी थी। अब पिता की डांट से सहम कर मुंह को मलिन बनाने की कोशिश करती हुई बोली, सचली बुआ ने कहा था, धक्का लगना था कि कोहड़े की तरह लुढ़कती हुई बहू आंगन में जा गिरी। किसी तरह से हंसी रोककर सत्यवती ने फिर कहा, जटा भैया की बीवी बहुत भात खाती है ना बाबूजी, तभी इतनी मोटी है। ओह, ऊब दिखाते हुए रामकली तेजी से चलते रहे। सत्यवती भी चलने में कुछ कम नहीं, बाप के साथ ही साथ वह भी चलती रही। जटा की स्त्री के लिए रामकली को जितनी सहानुभूति ना हुई, जटा के इस व्यवहार से मन ही मन खींच हुई। अभागा, ब्राह्मण के घर का सांड, काला अक्षर भैंस बराबर, गांजा भांग में उस्ताद, और फिर कुल से बाहर की यह आदत, बीवी की पिटाई। जटाफटा का बाप तो ऐसा नहीं था, बल्कि रामकली की गुणवंती बहन ने ही जिंदगी भर उस बेचारे की नाक में दम करे रखा। क्या पता कहाँ कुरकुठोर लगा है। सचमुच ही मरवर जाए तो बड़े झमेले में पड़ना पड़ेगा। सत्यवती को भूलकर रामकली ने और भी जोर से कदम बढ़ाया। सत्यवती ने अब दौड़ना शुरू किया। वह हार नहीं मानने की। आंखें ऊपर को उठाकर स्थिर हो गई। मुंह से फैन बहकर सूख गया, हाथ पांव ठंडे। संदेह की गुंजाइश कहाँ, सारे लक्षण साफ ही थे।
इसी बीच उसे तुलसी तले लिटा दिया गया था। तकलीफ करके घर से लाना बेशक नहीं पड़ा। लात की ठोकर से लुढ़क कर आंगन में तुलसी तले के करीब ही जा रही थी। पल में बेतार समाचार की तरह सारे गांव में खबर फैल गई और सारी बस्ती बुहार कर औरतें वहीं आ जुटी। आने वाली आंधी की भी फिक्र न रही किसी को। मामला कुछ कम मजेदार नहीं। रोजमर्रा के विचित्रा विहीन जीवन नाटक में ऐसा एक जोरदार दृश्य देखने का सौभाग्य तो जीवन में कितनी बारी आता है। पहले तो भीड़ में दबी उत्तेजना की एक खलबली मची। जटा ने क्या तो अपनी बीवी को ही मार डाला, उसके बाद हाय हाय। जटा के बारे में लोगों की राय भी अब जटा की माँ का कान बचाकर नहीं हो रही थी। इसलिए साफ साफ सुना देने का ऐसा ही अवसर किसी के जीवन में कै बार आता है। सचमुच मर गई? छी 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 छी, कैसा हत्यारा लड़का है ये। धन्य है वह गर्भ जिसमें इस लड़के को धारण किया। अच्छा अच्छा, यह जटा ही ऐसा गंवार कैसे हुआ? उसका बाप तो बड़ा भला मानुस था। कैसे हुआ? तुम अब ऐसे बदन में आग न लगाओ ननद जी। मैं पूछती हूँ, उसको जन्म देने वाली कैसी है? जैसा पेड़ वैसा फूल। आहा, सूधी निरही बेचारी सी बहू अपने माँ बाप की बेटी नाहक की जान गई। ऐसी ही तरह तरह की आलोचनाएं चलती रही। एक स्त्री के लिए इससे ज्यादा दर्द की और क्या उम्मीद की जा सकती है। पड़ोसिनों की ये शिकायतें चुपचाप पी जाने को मजबूर थी जटा की माँ, क्योंकि आज वह बड़े बेकायदे में पड़ गई थी। इसलिए ये सारी बातें जिसमें दब जाएं, उन्होंने जोर बेजार रोना शुरू कर दिया। छाती पीट पीट कर बड़ी ही हृदय विदारक भाषा में शोक जताती हुई रोने लगी। घर के करीब आते ही रामकली के कानों में अपनी चचेरी बहन की वह कलेजा हिलाने वाली शोक गाथा सुनाई पड़ी। हाय रे हाय रे हाय रे, मेरे घर की लक्ष्मी आज घर छोड़कर कहाँ चली गई रे। हाय हाय, सोने की प्रतिमा को डुबाकर मैं किस मन से गृहस्थी करूंगी रे। अरे जटा रे, तेरे तो नगर पहुंचते न पहुंचते बाजार में आग लग गई रे। सत्यवती बोल उठी। जा, सर्वनाश हो गया। रामकली ने तेज कदम बढ़ाते कि इससे कदम उनके धीमे हो गए। उन्होंने भवें सिकोड़ी। होना था सो तो हो ही गया, अब जाकर करेंगे क्या। अब जटा के नसीब में कितनी दुर्दशा है कौन जाने। अचानक बड़े जोरों की चीख उठी। शायद फिनिशिंग टच था। अरे बाप रे बाप, यह कैसा सत्यानाश हुआ रे। कैसी मूर्त जैसी बहू ले आई थी मैं। धीरे धीरे पैर चलाते हुए रामकली अचानक दरवाजे के पास पहुंचते ही मुड़ गए। तो सब खत्म ही हो चुका। सत्तो तू घर जा। सत्यवती तो काट। घर? अकेली? अकेली क्यों? तूने कहा था ना नेड़ू और पुन्नू आए हैं। सत्यवती ने डरते डरते कहा। आए तो थे, लेकिन अब वे जाएंगे भला? नहीं जाएंगे मतलब? उनकी गर्दन जाएगी। देख तो कहाँ है वे। मुझे तो अब इनका इधर का सब देखना होगा। कैफियत देते हुए रामकली शायद ही कभी किसी से बात करते हों, लेकिन सत्यवती के सामने वह थोड़ा कुछ सहज है। सत्यवती धीरे धीरे जाकर एक बार फुआ के आंगन में खड़ी हो गई। इधर उधर नजर दौड़ाई। नेड़ू और पुन्नू किसी को वहां न देखकर लौट आई। मुंह सुखाकर बोली, यहाँ तो उनमें से कोई नहीं है। क्यों, गए कहाँ वे? क्या पता। धीरे धीरे हिम्मत करके सत्यवती ने अपनी मन की बात कह डाली। आप तो मरे को जिंदा कर सकते हैं ना बाबूजी। मरे को जिंदा? धत पगली। सत्य मुरझाकर बोली, लोग जो कहते हैं। लोग कहते हैं? क्या कहते हैं लोग? बिटिया को अनमना सा होकर जवाब देते देते रामकली इधर उधर ताकते रहे। शायद किसी मर्द सूरत पर नजर पड़ जाए। जब आ ही पड़े हैं तो जिम्मेदारी से कतराकर तो जाया नहीं जा सकता। जटा को अपना वंश बेरा ना हो तो वे अपने ही यहाँ से बांस काट कर ले आने को कहेंगे, लेकिन कहाँ है कोई। अंदर से तरह तरह के सुर गूंज रहे हैं, बाहर सूना सन्नाटा। अच्छा, यही हुआ कि मेघ जाते रहे, आसमान साफ हो गया और यह पता चला कि सांझ होने में अभी देर है। अचानक ही सत्यवती एक दुस्साहसिक काम कर बैठी। अपने बाप के एक हाथ को दोनों हाथों से दबाकर रूंधे स्वर में बोली, लोग जो कहते हैं कविराज जी मरे हुए को जिला सकते हैं। जटा भैया की स्त्री को कोई दवा दो ना बाबूजी। इस अबोध विश्वास के सामने सक पकाकर रामकली ने हठात कैसा तो असहाय सा अनुभव किया। इसलिए उसे डांट उठने की बजाय सिर हिलाकर बोले, लोग गलत कहते हैं बिटिया, मैं कुछ नहीं कर सकता। झूठे मत से कुछ जड़ी बूटियां करता देता हूँ, लोगों को ठगता हूँ। सत्यवती
इस बात के सुर को पकड़ सकने की बात भी नहीं। समझी कि वह बाबूजी की नाराजगी की बात है, लेकिन अभी तो वह अड़ गई। नसीब में चाहे जो लिखा हो, बाबूजी के हाथों पिटना लिखा हो तो वही सही, मगर उसकी कोशिश से जटा भैया की बहू जी जाए। सो आंख कान मूंदकर उसने पिता की चादर की कौर खींचकर कहा, पैरों पड़ती हूँ बाबूजी, दो ना कोई दवा, अंतिम बार। आह, जटा भैया की स्त्री बिना दवा के ही मर जाएगी? मरने के बाद दवा दारू से कुछ नहीं होता। बेटी को फिर भी यह बात व्याख्या करके नहीं बता सके रामकली। उन्होंने सिर्फ एक निश्वास छोड़ा और फिर से उधर पलटकर कहा, चल देखें। जमे जमाए नाटक के बीच में अचानक शामियाना टूट गिरा। यह कविराज जी का गला खंखार है ना? हाँ वही तो है। विशाल काय खूबसूरत से आदमी दरवाजे पर आ खड़े हुए और तुरंत सत्यवती का धार चढ़ाया गला गूंज उठा, बाबूजी भीड़ हटाने को कह रहे हैं। पड़ोस की स्त्रियां माथे पर कपड़ा डालकर चुप हो गईं। सिर्फ जटा की जननी फुक्का फाड़कर रोटी, हाय मजले भैया, मेरा बेटा जटा आज विधुर हो गया। रुक जा, जैसे कोई बाप गरज उठा, अपने जटा का नाम भी मत ले, एक बार की मारी डाला ना। भीड़ हट गई। कविराज जी ने भांजे की बहू के करीब जाकर भी जितनी संभव थी दूरी बचाकर 2 उंगली से उन्होंने नाड़ी पकड़ी और दूसरे ही पल चौंक उठे। खैर, सारा मजा तमाशा हवा हवा हो गया। सारा मजा तमाशा। नाटक का एक दृश्य ही महज घायल नहीं हुआ, शुरू से आखिर तक नाटक ही खत्म। ऐसा उदाहरण कभी देखा है या सुना है? जटा की बहू का यह रवैया जैसे ढीठपन हो, क्षमा के लायक नहीं। छी छी, औरत की जान, लेकिन ऐसी भी काठ परमाणु हो भला। लेकिन हाँ, इस औरत के नसीब में अनंत दुख लिखा है, इस बात में कोई मतभेद नहीं। मरकर तुलसी तले लिटाई गई और कुछ घड़ियों में ही उठकर घर में जाकर सोई, घटाघट एक कटोरा गर्म दूध पी गई। ऐसी किसी औरत के बारे में इससे पहले तो कम से कम इन लोगों को तो कहीं जानकारी नहीं थी। छी छी, हद हो गई। कोई मर्द होता तो उतना सा स्वर्ण सिंदूर जीप से लगाते ही उठ नहीं बैठता। जो भी कहो, जटा की बहू ने खूब तमाशा दिखाया। अब सास के हाथों जो दुर्गत होगी उसकी साफ समझ है। सास का आज बड़ा अपमान हुआ, लेकिन जो भी कहो, चाहे तुलसी तले से यूं हट करके घर के अंदर उठा ले जाना ठीक नहीं हुआ। अंग अपराच्छित करना तो जरूरी था। कौन जाने बाबा सचमुच ही जिंदा थी या कोई भूत प्रेत सवार हुआ। मुझे तो कैसा संदेह सा हो रहा है। रुको भी सजली, शाम वाम को अकेली घाट जाया करती है, बदन छमछम करेगा, लेकिन उसकी निगाह कैसी कैसी तो लगी। नहीं नहीं, वह सब कुछ नहीं है। कविराज जी ने तो बता ही दिया। अचानक धक्का लगने से चक्कर आ गया था। अरे बाबा चल भी, अभी दुनिया का काम पड़ा है, खामखा 5 घड़ी समय की बर्बादी हुई। जटा की माँ का बनना देख लिया, लगा बहू के मर जाने से उसका कलेजा फटा जा रहा है। देखा, देखने को और कुछ बाकी नहीं। छाती ही फटी होती तो बहू के जी जाने से फटी। उसकी उतनी बड़ी आशा पर पानी फिर गया। सोच रही थी बेटा उसका भागवान है, तुरंत उसकी शादी करेगी, दान दहेज गहना पत्थर फिर से घर भरेगी। बातों का प्रवाह रुका नहीं रहा था। घाट बाट में अपने अपने घर की बातों का प्रवाह रुक नहीं रहा था। घाट वाट में अपने अपने घर की चौदही में वाक्यों का वृंदावन बस गया। एक इतनी बड़ी घटना को इतना आसानी से बुझा देने का किसी को जी नहीं चाह रहा था। जटा की माँ को गिराने का इतना बड़ा सुनहला मौका भी यूं ही चला गया। जटा की बहू पर कोई भी किसी प्रकार से प्रसन्न नहीं होना चाह रहा था। उस बेईमानी ने मानो सबको बेहद छका लिया। नाते की चचेरी सास ने जैसे ही सुना वह आंचल में छिपा कर आलता और सिंदूर ले आई थी कि सबसे पहले सिंदूर लगाने की बहादुरी उन्हीं को मिले। लाचार उसे अब पोखरे में बहाए। जो भी हो, चाहे लाया तो आखिर लाश के ही लिए था। सो जटा की बहू पर सबसे ज़्यादा गुस्सा उन्हीं को आ रहा था। ना, नाम किसी को नहीं मालूम, जानने की कोशिश भी नहीं की। जटा की बहू, बस यही उसका परिचय था। इसके बाद होगा फला की माँ, तो फिर नाम की ज़रूरत ही क्या है। नाम से ज़रूरत ना हो, लेकिन उसकी बात से सबको ज़रूरत है। उसकी ज़रूरी बात में नाते की चचेरी सास एकाएक बोल उठी, हमारी मैके की बात होती
तो उस बहू को फिर से घर में घुसने का भाग्य नहीं होता। गुहाल या ढेकी शाल में ही जिंदगी काटनी पड़ती। दो एक जनी आपस में एक दूसरे की मुंह देखा देखी करती रहीं। यह जिंदगी से खींचता है क्यों? चचेरी सास ने फिर राय दी, एक तो तुलसी तले से उठाकर ले जाना, फिर अनाचार कैसा, ममिया ससुर से छुई हुई। कविराज जी ने जब बेभरोसे नारी पकड़ी, मैं तो तभी हाँ हो गई। अवश्य उन्होंने यही सोचा था कि मर गई है, और मर गई होती तो दाह संस्कार के पहले देह शुद्धि का पराचित तो करना ही पड़ता, लेकिन वह तो धड़ाके से जी उठी, और बिना पराचित लिए कैसे होगा। बड़ी बड़ी छानबीन के बाद यह निष्कर्ष निकला कि ममिया ससुर से छुआने के पाप का प्रायश्चित जटा की बहू को करना ही पड़ेगा, और फिर मरकर जी जाने का दूसरा प्रायश्चित, नहीं तो जटा की माँ को पतित होकर रहना पड़ेगा। जो कसूरवार थी वह तो बेहोश, जटा की माँ भी जटा को खोजती फिर रही थी, लिहाजा एक तरफा डिग्री हो गई। लेकिन सत्यवती को यह सब कुछ भी नहीं मालूम। वह एक अनोखे गौरव से छलकती हुई अपने बाप के साथ घर लौटी। ओह, नाराज होकर बाबूजी ने कैसी उल्टी बात कह दी थी। कहा था इलाज विलाज में कुछ नहीं जानता। सत्य ने क्या यूं ही दुस्साहस करके बाप का हाथ पकड़कर सिर्फ जरासी दवा देने को ही तो कहा था। जब ही ना बेचारे बच गई। आहा, सत्यवती जब ससुराल जाएगी तब यदि सत्य का स्वामी उसे ऐसे ही मार डाले तो बड़ा अच्छा हो। खबर पाते ही बाबूजी जाएंगे और शहद में मिलाकर थोड़ा सा स्वर्ण सिंदूर उसे खिला देंगे, और जरा ही देर में सत्य आंखें खोल सबको सामने देख झट घूंघट काढ़ लेगी। ओह, कैसा मजा आएगा। उसके बाप रामकली कविराज के जादू से इलाके भर के लोग हक्के भक्के रह जाएंगे। बाप रे, उसका बाप कुछ ऐसा वैसा नहीं है। गांव की और किस लड़की का ऐसा बाप है। हंसी की बात सोचते सोचते अचानक हंस पड़ना सत्य की सदा की ही बीमारी है। रामकली ने चौंक कर पूछा, क्या हो गया, हंस क्यों पड़ी? यूं ही। अपनी इस यूं ही हंसी को थोड़ा कम कर तू, रामकली ने लगभग हंसते हुए कहा, नहीं तो ससुराल जाने पर तेरी भी जटा की बहू जैसी ही दशा होगी। उन्हें बड़ी खुशी हुई। रात हो चली, खामखा बहुत झमेला हुआ। जटा की बहू ने तो उस झमेलों से बचा लिया। बाप के मन की प्रसन्नता का कारण न समझते हुए भी उनकी प्रसन्नता को वह ताड़ सकी, और उसी साहस से प्रायः उच्छ्वासित होकर बोली, इसलिए मैं हंसी कि मैं मर जाऊंगी तो आप जाकर मुझे झट जिला देंगे। ओह अच्छा, इस स्वर में बोले रामकली। वे चुपचाप कुछ दूर तक तेजी से बढ़ गए और बाप के साथ चलने के लिए सत्यवती लगभग दौड़ ही रही। अचानक ही एक जगह रुककर रामकली ने कहा, मर जाने पर खुद भगवान आकर भी कुछ नहीं कर सकते, समझी? जटा की बहू मरी नहीं थी। नहीं मरी थी? सत्य जरा अनमनी हो गई, वरना फिर और कैसा होता है। उसके विचार की गति पलटी। उत्सुक होकर बोली, मगर तुमने जाकर स्वर्ण सिंदूर या क्या तो खिलाया ना होता तो जटा भैया की बहू वैसी मरी मरी सी ही तो रहती, और सब कोई मिलकर उसे पाकड़ तल्ला मसान में जलाकर नहीं आ जाते। रामकली जरा चौंके। अजीब है, इतनी छोटी सी लड़की इतना डूबकर सोचती कैसे? आह, लड़की है, इसी से सब बेकार। यह दिमाग कहीं नेड़ू के होता मगर सो नहीं हुआ। 8 साल का वह हाथी अभी तक ऐ ऐ कर रहा है। नेड़ू रामकली के बड़े भाई कुंजकाली की आखिरी प्राप्ति है। 13 बच्चों को पालने के बाद 14वें के वक्त उसकी स्त्री की बागडोर एक बार की ढीली हो गई। ब्राह्मण घर का साण होगा और क्या। लेकिन बच्चियों का इतना डूबकर सोचना सीखना भी ठीक नहीं। इसलिए रामकली ने जरा डपट किसी आवाज में कहा, ठहर, इतना ज्यादा मत बोल, कदम बढ़ा, देख रही है ना गहन अंधेरा हो गया। अंधेरा? सत्यवती ने लापरवाही से कहा, अंधेरे से मैं डरती हूँ क्या? इससे पहले इससे भी गहरे अंधेरे में बागीचे में जाकर उल्लू को आंखें नहीं गिनती। क्या करती अंधेरे में? रामकली चौंके। सत्य सक पका गई। बोली, मैं अकेली नहीं, नेड़ू और पुन्नू फुआ रहते हैं, उल्लू की आंखें गिनती हूँ। रामकली एकाएक हंस पड़े। देर तक खुले गले से हंसते रहे। इस लड़की तो कोई डांटे क्या, शासन क्या करे। सूनी राह पर अंधेरे में वह हंसी मानो स्तर स्तर में गूंजने लगी। बनर्जी के चंडी मंडप से गांव के 2-1 प्रौढ़ उत्कर्ण हो उठे। कविराज चटर्जी का गला है ना? हाँ, वैसा ही लगता है। अंधेरे में अकेले अकेले ऐसी हंसी? अकेले क्या, वह धड़ंग लड़की भी जरूर साथ में होगी, नहीं तो। रामकली ने यह एक शाबाश लड़की तैयार की है। उस लड़की से इनके नसीब में दुख है। दुख है? अरे बाबा, घर में रुपयों का ढेर लगा है, दुख इस बात का। मैंने सुना
कल वर्धमान के राजा के यहाँ से आदमी आया था, राजवैद्य बनने के लिए आग्रह किया। अच्छा, सुना तो नहीं। तो अब चटर्जी गांव की माया काट रहा है? नहीं नहीं, मैंने सुना नहीं जाएगा। अच्छा, फिर भी करनी बंद। तुमसे किसने कहा? कुंज का बड़ा लड़का बता रहा था। ठीक ही है, इस उम्र में प्रदेश जाकर राजा की नौकरी। लेकिन रामकली की मति गति बड़ी वैसी है, उतनी बड़ी लड़की को ऐसी आज़ादी देना ठीक नहीं। टोले के लड़के ही उसके खिलाड़ी हैं। हाँ, पेड़ पर चढ़ने में, तैरने में, मछली मारने में वह लड़कों से 10 गुना आगे है। यह कोई गौरव की बात नहीं है चाचा। जो भी हो, आखिर लड़की है, तिस पर एक सम्मानित घर की बहू हुई है। उन्हें यदि इन बातों की खबर हो जाए तो इसे अपने घर से हिचक नहीं जाएंगे। कोई कलंक रटा देने में क्या देर लगती है? वैद्य चटर्जी और उनकी धड़ंग बेटी की चर्चा से चंडी मंडप का वातावरण भारी हो उठा। जिस आदमी के सामने अदब करना होता है, पीठ पीछे उसी की निंदा न कर पाए तो आदमी जिंदा कैसे रहे? इन सब समालोचनाओं के पात्री उस समय अपने बाप के पीछे पीछे दौड़ रही थी और मन ही मन आकुल प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, मेरा पाँव बाबूजी जैसा बड़ा बना दो ना, तो मैं भी इनकी तरह चलूं, इनसे हार ना जाऊं। हारने से सत्यवती को बिल्कुल ऐतराज है, कभी किसी हालत में हार नहीं मानेगी, यही प्रतिज्ञा है उसकी। ए पुन्नू, पत्ते जोड़ सकती है? छत के ऊपर सीढ़ी घर में सत्यवती का खेलने का अड्डा है। उसकी प्रधान संगी है रामकली के नाते के चाचा की बेटी पुण्यवती। और लोगों के सामने सभ्यता से गरजे सत्य उसे पुन्नू फूगा कहती है, मगर अपने इलाके में पुन्नू ही कहती है। बया का घोंसला ले आ सकती है, या सोना पोका पकड़ सकती है, या कि तैरकर 3 बार बड़े तालाब के आर पार जा सकती है। इसी तरह के परीक्षा मूलक प्रश्न सत्य प्राय पूछा करती है, लेकिन पद्य रच सकती है या नहीं, ऐसा सवाल बिल्कुल नया है। पुन्नू विमुड़ सी होकर बोली, पद्य? काहे का पद्य? पद मतलब कविता। जेठा भैया पर पद, समझी? पद बनाकर गांव भर में उस लड़कों को रटा देंगे। जेठा भैया पर नजर पड़ते ही ताली बजा बजा कर सब गुनगुनाएंगे। जटाधर की दुर्गत की सोचकर दोनों गर्दन हिला हिलाकर हंसने लगी। इसके बाद पुण्यवती ने एक पलटा सवाल किया। अच्छा, खूब तो बोली, मैं पूछती हूँ लड़कियों को भला पद सुनना बनाना चाहिए? नहीं बनाना चाहिए। तुरंत अग्निमूर्ति सी बन बैठी। नहीं चाहिए। लड़कियां के माँ के पेट से नहीं पैदा होती, बाढ़ के पानी में बहकर आती हैं। बार बार लड़की लड़की करती रहेगी तब मेरे साथ मत खेलने आ। पुन्नू मुस्कुराई, कहा, आहा रे, और जब तेरा दूल्हा कहेगा? क्या कहेगा? वही लड़की है, दिखा नहीं दूंगी। तू क्या सोचती है मैं क्या जटा भैया की बहू जैसी होंगी? हरगिज नहीं। तू देख लेना जरा पद्य बनाकर क्या दुर्गत करती हूँ उसकी। लेकिन बनाएगी कैसे? नहीं, मैंने तो थोड़ा सा बनाया भी है, जरा सुन। जटा भैया सूझे पाँव, जैसे भोंदू हाथी, बहू मार भैया के मेरे, बैंग मारे दुलाती। बैंग मतलब मेंढक। अरे सत्तू, पुन्नू ने अचानक अकुलाकर सत्य को जकड़ लिया। तू क्या है री? तू तो प्यार बनाना सीखेगी। यह भी सत्य के लिए कोई बड़ी बात नहीं। कुछ इस भाव से बोली, जब वह सीखूंगी तब सीखूंगी। अभी तो इसी पद्य को ले जा, सबको सिखा पढ़ा दे। और जटा भैया को देखकर सब लोग ऐसे ही एक साथ ताली बजा बजा कर बोलेंगे। धूप से पीठ बड़ी देर से चंचना रही थी। अचानक मानो हू हू करके जलने लगी। ओ, मौलसरी की छाया बरामदे से हट गई, यानी बेला कुछ कम नहीं हुई। मुसीबत में पड़ गई मोक्षदा। उनके दोनों हाथ फंसे हुए थे और इधर पीठ का कपड़ा खिसक जाने से धूप सीधे पीठ पर पड़ रही थी। वह खुद नहीं देख पा रही थी, और कोई पास में होती तो देख पाती कि हरताल के रंग की जैसी उनकी पीठ का कुछ हिस्सा फफोले पड़ा सा लाल हो उठा था। ना, तशर का यह कपड़ा ना पहनकर भीगी सफ़ेद की कोर की साड़ी पहनकर ही यह अचार के काम में लगना था। भीगे कपड़ों से देह की जलन कुछ कम मिटती है। ऊंची कोर के पत्थर वाले बड़े बड़े 2 बर्तनों को खींचकर वह बरामदे की खूंटी की ओट में पीठ को बचाने के लिए खिसक गई। समंदर में तिनका और धूप तो अभी दौड़ रही है, जरा ही देर में खूंटे की छा सरक जाएगी। एकाएक मोक्षदा एक सत्य का आविष्कार कर बैठी। तमाम साल धूप में ही जल जल कर मरी। यह तो टोकरी का अचार चल रहा है, इसके बाद गुठली वाले आम का मीठा अचार, तीता अचार, उसके बाद ही आ पड़ेगा
अमावट का मौसम, और उस मौसम को संभाल लेना आसान नहीं। हाँ, अमावट के दिन बीतते बीतते वर्षा उतर आती है। बरसात के 2-3 महीने ही धूप में जलने से छुटकारा मिलता है। वर्षा खत्म होते ना होते दुर्गा पूजा की धुन। दुर्गा पूजा के पहले सारे भंडार घर की जाड़ पहुँचकर और सब कुछ को धूप में सुखाने की धूम पड़ जाती है। उसके बाद तिल के लड्डू। कविराज चटर्जी के यहाँ दुर्गा पूजा में तिल के जो लड्डू बनते हैं मशहूर हैं। इतने बड़े बड़े बनते हैं कि पकड़कर दांत से काटते ही नहीं बनता। पकवान, आनंद, लड्डू कविराज के यहाँ का हर कुछ प्रसिद्ध है। लेकिन ये चीज़ें तो खैर 5 जने के हाथ की हैं। देवी के भोग के लिए कुछ एक सेर मिठाइयाँ गंगा जल से भोग के घर में जरूर बनती हैं, पर बाकी सारे के सारे में बहुतेरे लोग मदद देते हैं। लेकिन तिल का लड्डू मोक्षदा का ही डिपार्टमेंट है, क्योंकि तिल के लड्डू बनाने का वैसा हाथ सिर्फ इसी गांव में क्या, इस इलाके में भी नहीं। और यह नाम कुछ ऐसे ही हुआ है। शुरू से अंत तक अपने ही जिम्मे रखती है, इसलिए इधर उधर नहीं हो पाता। बोराबंदी तिल तो आ गया, उसके बाद उन तिलों को चुनना, बीनना, सफाई के साथ धोना, धूप में सुखाना, ढेकी में कूटना, पीतल का बहुत बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाकर गुड़ को उबालना और फिर बड़े से धामे में तिल चूर को डालकर गरम ही गरम रहते लड्डू बनाना। इसका कोई भी काम अपने हाथों किए बिना नहीं चल सकता है। एक बार शायद बड़ी बहू और छोटी बहू रानी ने तिल कूटा था। उस बार के जो लड्डू बने मत पूछिए, छिलकों से भरे और रंग भी काला कुछ कुछ। लड्डू देखकर रामकली हंसे थे। पूछा था, किसने बनाए हैं लड्डू? तभी से मोक्षदा सावधान हो गई। ढेकी के पास किसी को महज बिठाने के सिवा और कुछ आप ही करती है। दुर्गा पूजा में धूप में जलना तो सिर्फ तिल के लड्डू के लिए नहीं होता। घर घर न्योता देने जाना, गुरु पुरोहित के यहाँ सीधा पहुँचाना, यह सब भी तो मोक्षदा की ही ड्यूटी में शामिल है, क्योंकि वह यहाँ की बेटी है। पहले काशीश्वरी ने भी कुछ कुछ किया है, पर अब वह बीमारी से लाचार सी हो गई है। घाट घाट में चलकर धूप में घूम घूम कर काम कर लेना उसकी सामर्थ्य से बाहर है। अब सब कुछ मोक्षदा ही करती है और दिन में कम से कम 14 से 15 बार नहाती है। पता नहीं क्यों आज मोक्षदा को बार बार धूप की ही बात याद आ रही है। याद आया पूजा की धूम करते न करते बरी का मौसम। साल में 12 से 14 मन बरी की खपत है। आमिष निरामिष दोनों तरफ की जरूरत इसी तरफ से पूरी की जाती है, क्योंकि बरी भी अचार की तरह शुद्धाचार की ही चीज़ है और शुद्धाचार के लिए अपने सिवा और किस पर निर्भर करे मोक्षदा। बरी बनाते बनाते मोक्षदा का हरताल रंग काला पड़ जाता है। हाँ, चीज़ जो बनती है देखकर टकटकी बन जाती है। गजब का हाथ, सावधान भी खूब रहती है। जहाँ तक बनता है किसी को छूने नहीं देती। मिट्टी के बड़े बड़े बर्तनों में भरकर ढकने से ढककर छीके पर रख देती है। जब जैसी ज़रूरत निकाल कर देती है। कितनी किस्में, कोहड़ा बड़ी, खस्ता बड़ी, पोस्ता बड़ी, तिलौरी, जीरा बड़ी, मसालेदार बड़ी, खट्टी सब्जी में डालने के लिए मटर खिसारी की बड़ी, स्वादों की बहार। इन्हीं में फिर मूली की बरी को अलग रखना पड़ता है। कहीं भूल से माघ महीने में खा ले, माघ में मूली खाना और गोमांस खाने में कोई फर्क नहीं। खूंटे की धूप खिसक गई, फिर से पीठ चंचनाने लगी। मन भी मानो चिनचिन करने आया। यह बरी का अध्याय खत्म हुआ कि आए बेर, आई इमली। फिर धूप में जलने से छुट्टी कब मिले? यह सालों भर धूप में जलने की जिम्मेदारी मोक्षदा को किसने दी, कौन बताए? लेकिन मोक्षदा जानती है यह उन्हीं की जिम्मेदारी है। कच्चे आम के अचार का काम समय सापेक्ष है। तेल और आम को खूब मिलाना पड़ता है। हो जाने पर राई की महीन बुकनी मिलाकर बराबर धूप में सुखाना। कमर को खींचकर उठ खड़ी हुई मोक्षदा। पीठ में जहाँ जलन हो रही थी, हिलने डुलने से वह फिर हू हू कर उठी। लेकिन ताज्जुब, सरसों बुकने के लिए रसोई में दाखिल होते ही जी हू हू क्यों कर उठा? अंदर जाते ही कैसी बुद्धि सी खड़ी हो गई मोक्षदा। कमरा आज इतना बड़ा क्यों दिख रहा है? कहाँ और कभी तो ऐसा नहीं लगता। बल्कि खाने के लिए बैठते वक्त एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूरी रखकर जगह बनाने में भी तो जगह कम ही लगती है।
कमरे में धूप नहीं है तो भी शीतल छाया है। इतना बड़ा कमरा जैसे धूप से खां-खां करते आंगन जैसा ही झां-झां खां-खां कर रहा है। और उसी खां-खां करते कमरे में एक किनारे बड़े-बड़े दो चूल्हे अपनी लिपी-पुती साफ-सुथरी शक्ल लिए बहुतेरी अनकही शून्यता के प्रतीक से बैठे हैं। चूल्हों को आज आग की आँच नहीं सहनी पड़ेगी। आज अकेले में बैठकर स्तब्ध हो वे अपने सूनेपन का परिणाम आंकने का अवसर पाएंगे। आज चूल्हों की छुट्टी है। इन सब की आज एकादशी है। मोक्षदा की छुट्टी क्यों नहीं है? कमरे के नाले के पास सदा एक पानी भरा घड़ा भरा रहता है, मौके बेमौके के लिए। मोक्षदा ही अपने अंतिम स्नान के वक्त लाकर उसे रख देती है। घड़े को झुकाकर अपने तेल वाले हाथों को मोक्षदा ने धो लिया और बराबर पानी के छींटे मारने लगी। जलन वाली जगह जरा ठंडी हो, दूर हाथ धोने के लिए पोखरे में ही जाना ठीक था। एक बार बदन धो लिया जाता। बदन का चमड़ा भीगने से भी भीतर की प्यास कुछ मिटती है। एकादशी के दिन प्यास की बात मन में लाना भी पाप है। मोक्षदा क्या यह नहीं जानती है? तिस पर उन जैसी उम्र वाली सख्त पोख्त मजबूत विधवा। लेकिन आज मन में नहीं लाऊंगी। सोचने के बाद भी यदि मन में आ जाए तो उस पाप के को किस हथियार से खेदा जा सकता है? धूप लगने से वैशाख जेठ की धूप में प्यास ज़्यादा लगती है, लेकिन उपाय क्या है? आज ही तो दुनिया भर में बढ़ती कामों के करने का परम दिन है। आज कैसा अखंड अवसर है और कब कब मिलता है। राय की तलाश में ताक पर रखकर फूल कड़े रंगीन छोटे छोटे बर्तनों में से एक को मोक्षदा ने उतारा। उन बर्तनों में चून फटक कर साल भर का मसाला रखा जाता है और रोज की जरूरत के लिए निकाल कर गीले लत्ते की पोटली में बांध दिया जाता है। केवल ऐसे खास प्रयोजन के वक्त ही मूल भंडार में हाथ डाला जाता है। पत्थर के एक कटोरे में अंदाज से राय निकालकर सिलौटी बिछाकर मोक्षदा बैठने ही जा रही थी कि दरवाजे के पास शिवजाया का गला सुनाई पड़ा। होते होते ये कौन सा काल आ गया? यह तो कली काल के चारों चरण पूरे हुए लगता है। हमारी उस धड़ंग लड़की की हिमाकत की सुनी छोटी ननद जी? धड़ंग अवतार लड़की की हिमाकत सुनने से पहले भौजी की हिमाकत पर ही रे कर उठी मोक्षदा। आंगन के पांव से ही तुम बरामदे पर चढ़ाई मत सजली। वही मेरे अचार की हाड़ी रखी है। यदि तुम लोग ऐसी यवन हो जाओ तो। शिवजाया जरा नाराज होकर बोली, तुम्हारी वही एक बात छोटी ननद जी। भला अंगने के पाँव में से यूँ बरामदे पर आ सकती हूँ? देख लो, पाँव में गोबर लगा है। हाथ से गोबर लाकर नीचे डाला और उसी में पाँव रखकर तब ऊपर आई हूँ। पोखरे से पाँव धोकर आना अगर संभव नहीं हो तो अनुकंपा के रूप में मोक्षदा ने ही यही व्यवस्था कर रखी है। तो भी सजली की बात से वह निश्चिंत ना हुई। संदिग्ध स्वर में बोली, मैंने कहा गोबर तो अपने ही यहाँ का है ना, या किसी और के यहाँ का? झूठा कूटा खाने वाली गाय का है। जरा सुनो इनकी बात। जिरह को रोकने की चेष्टा से बोल उठी शिवजाया, भला अपने आंगन में दूसरे की गाय का गोबर कहाँ से आया? लेकिन रोकना चाहने से भी क्या चीज रुकती है? मोक्षदा की जिरह ना रुकी। वह जरा कटु हंसकर बोली उठी, हाय राम, हमरे अंगना में पराई गाय का गोबर कहाँ से आएगा? तुम्हारी बात सुनकर कभी कभी लगता है मजली कि तुम अभी अभी माँ के पेट से निकली हो। शिवजाया ननद को बहुत डराती है, फिर भी छोटी ही ननद है ना, इसलिए खींचकर बोल उठी, लो बाबा, देखती हूँ तुम्हारे पास आना ही भला है। गोविंद के यहाँ से लौटते समय अपने यहाँ की कीर्तिमान लड़की की करतूत सुनी और यहाँ हो गई, इसलिए खैर। मोक्षदा अब कुछ नरम पड़ी, प्रायः संधि के ही सुर में बोली, क्यों, किसने क्या किया? सत्ती ने शायद। और फिर कौन? शिवजाया उदासी हटाकर बड़े ही उत्साह से फिर पुराना आलाप करने लगी। सत्य के सिवा कलेजे का इतना चौड़ा पाठ और किसका है? पता है उसने क्या पद्य बनाकर टोले भर के लड़कों को सिखा दिया? और टोले के सारे ही लड़के जटा या जटा की माँ को देखते ही झाड़ियों की आड़ से वही सुना देते हैं। जटा की माँ तो गुस्से से गाली गलंबी कर रही है। आखिर सारा कुछ सुनने के लिए धीरज धरे चुपचाप ताके हुए थी मोक्षदा। अब भवों पर बल डालकर तीखे स्वर से बोल उठी, पद्य बनाया मतलब क्या? मैंने पहले ही खाक समझा था। लड़कियां पद्य बनाती हैं, यह मैंने बाप के जन्म में भी नहीं सुना था। रास्ते में आते हुए सुना, एक झुंड लड़के ही करके हंसते हुए कह रहे हैं, जटा भैया सूझे पाए, होठ बिचकाकर प्यार छंद में, और जाने कितना क्या क्या कहते जा रहे हैं। मोक्षदा ने भवों को सिकोड़ कर कहा, सत्तों ने
पद बनाया है? और फिर क्या कह रही हूँ, इसी लड़की की से इस कुल के मुंह पर कालिक चूना पुतेगा। सिलौटी को ठीक से बिछाते हुए मोक्षदा ने कहा। रामकली चंद्र अभी समझ नहीं रहे हैं, इसके बाद समझेंगे जब ससुराल से उसे यहाँ पहुँचाया जाएगा। वह होठ बिचकाकर पद दो इसलिए कि जटा ने बीवी को मारा है, तो और नहीं तो क्या। मैं कहती हूँ भाई, बीवी को कौन मर्द नहीं मारता। लेकिन ढलेल बीवी ने तिल का ताड़ कर दिया, दांती बैठाकर मोहल्ले भर के लोगों को जता दिया। जटा की माँ कहती है, टोले में इन छोरों की हरकत से बेचारा जटा घर से निकल नहीं पाता। कैसी आफत है समझो। घस घस करके सिलौटी पर राय रगड़ते हुए मोक्षदा बोली, हाथ का काम निपटाकर मैं बहू के पास जाती हूँ, अच्छी तरह से समझा आती हूँ। माँ का सहारा रहे बिना लड़की कभी इतने बिल्ला नहीं बन सकती। टोले के लड़कों के साथ ही रात दिन ऐसी मस्खरी क्यों? कोई कलंक रट जाए तो रामकली का मुंह कहाँ रह जाएगा? पैसे वाला जानकर समाज तो रियायत नहीं करेगा। शिव जाया का काम कुछ बना। जेठानी की पोती के खिलाफ छोटी ननद को जरा उकसा पाई। अंत में बोली, तुम हो छोटी ननद जी कि यहाँ अभी भी वाजिब कहती हो, वरना हम लोग तो भय से काटा है। भय? भय किस बात का? मोक्षदा दुम से सिलौटी को उठाकर बोली, भय किस बात का? करूंगी भूत का भय, करूंगी भगवान का। आदमी से क्यों भय करने लगी? विधवा फुआ को अन्न से पाल रहा है, इसलिए रामकली को वाजिब नहीं सुनना पड़ेगा, यह मत तुम सोचो। खैर जाने दो। जटा की बहू के प्राचित का कुछ हुआ? हाय राम, तुमने सुना नहीं? प्राचित नहीं करेंगे वे। नहीं करेंगे? नहीं, रामकली ने शायद पंडित को धमकाया है। प्राचित का विधान बताएंगे तो उन्हें गांव से निकाल दिया जाएगा। मतलब? आसमान से गिर पड़ी मोक्षदा। मतलब समझो दम्भ और क्या। मैं गांव का सिरमौर हूँ, मेरे जो जी में आएगा करूँगा। राय की बुकनी छिड़के हुए अचार के दोनों बर्तनों को धमाधम रखकर कमरे के किवाड़ को खींचकर जंजीर चढ़ाती हुई बोली, जा रही हूँ। देखती हूँ पैसे का कितना गुमान हुआ है रामकली को। सती घर में है? घर में? दोपहर में वह घर में रहने वाली लड़की है, जाने कहाँ अगीचे बगीचे घूमती फिर रही है। बेहाता लड़की का ऐसा कलेजा अपनी इतनी उम्र में मैंने कभी नहीं देखा। तशर के कपड़े को संभाल कर पहना, अंगना पर पार करके घेरे दरवाजे को खोलकर मोक्षदा रास्ते पर उतरी। लौटने के बाद नहाना तो होगा ही, एक बार क्यों जाने कितनी बार, लेकिन इन बातों का कोई किनारा करना ही होगा। दुनिया में कहीं कोई अनाचार हो, मोक्षदा नहीं सह सकती, लेकिन यह क्या। जरा आगे बढ़ी कि ठिठक जाना पड़ा, और ऐसा ठिठकना जैसे काट मार गया। देखा, 3 कोर की साड़ी पहने, कमर बांधे, रूखे बाल उड़ाती हुई, घुटने पर धूल लगाए लड़के लड़कियों की एक टोली के साथ सत्ती ही करती हुई आम के बगीचे में जा रही है, और एक स्वर में कोई पद्य सा पड़ती हुई। दांतों से दांत दबाकर और जरा आगे बढ़ी मोक्षदा। उस टोली के पीछे एक पेड़ की आड़ में खड़ी होकर सब कुछ सुनने की कोशिश की, मगर हंसी की बाढ़ में खाक को सुनाई पड़े तो भी बच्चों के गले की पैनी आवाज फिर बार बार दोहरा रहे थे, लिहाजा सब कर्ण गोचर होकर मर्म गोचर हो गया। परत परत में जिसकी हंसी थी वह पद सुना। जटा भैया सूजे पाँव जैसे भूंदू हाथी, बहु बार भैया के मेरे बैंग मारे दुल्हाती। जटा जटा पेट मोटा और अकल का काल, देखो मजा जाए तो हजरत अब अपनी ससुराल। कहते कहते सब चले गए। मोक्षदा संसी होकर खड़ी रही, सन हुए भतीजे की बिटिया का कवित्व शक्ति देखकर नहीं, उस लड़की के भविष्य की सोचकर, और उसी को वह शमन करने आई है। अब उसे मार पीट कर सीधी करने की साध उन्हें नहीं रही। सिर्फ मन ही मन इतना समझा कि इसके चलते उन लोगों को ही सदा जल जल कर मरना होगा, क्योंकि ससुराल से तो मार मार कर ही निकाल देगा। कागज की पुड़िया में मुड़ी हुई कुछ गोलियों को आंचल की गांठ से खोलते खोलते पैने गले को कुछ धीमा करते हुए सत्य ने कहा, यह लो भौजी, कोई गोली है। बाबूजी ने कहा है सुबह सांझ एक एक गोली पान के रस में खाना, बदन में जोर रहेगा। खाक चोर, मन का जोर तो समुद्र में डूब गया। मारे डर के छाती में कपकपी। करुण स्वर में जटा की बहू ने फिसफिसा कर कहा, ननद जी पैरों पड़ती हूँ तुम्हारे, तुम दवा ले जाओ। दवा खाते देखकर सास जी मुझे जिंदा न छोड़ेंगी। सत्य ग्रहणी की नाई गाल पर हाथ रखकर बोली, हाय राम, जरा हाल सुन लो। शरीर कमजोर हो गया है, सेहत की दवा मिल रही है, खाने में सास तुम्हें मार डालेगी। तुमने तो हैरान कर दिया भौजी। दुहाई तुम्हारी, जरा धीरे बोलो। प्रायः रुहासी सी जटा की बहू ने कहा,
तुम्हारे दोनों पैर पड़ती हूँ। सास सुन लेगी तो तालाब में डूब मरने के सिवा और कोई चारा नहीं रहेगा। अब की सत्य जरा संभल कर बैठकर अवाक हो धीरे धीरे बोली, अजी क्या सुन लेगी? यही जो मार डालने की बात कही, सभी तो तुम्हें मालूम है बहना। मामा जी ने दवा भेज दिया और दवा मैं खा रही हूँ। अरे बाप रे, देखो ननद जी, मेरे कलेजे में जैसे ढेकी कूटी जा रही है। जटा की स्त्री की व्याध द्वारा पीछा किए गए हिरण की आंखों जैसी आंखें और राख जैसे वे चेहरे के रंग की ओर देखते देखते सहसा सत्यवती कैसी चिंताशील सी लगने लगी। जरा देर वह चुप रही और दवा की गोलियों को फिर से गांठ में बांधती बोली, अच्छा तो मैं इन्हें वापस ले जाऊं? वापस मामा जी के पास? दूसरे एक भय से जटा की बहू के कलेजे का लहू हिमो आया और अब की वह रुआसी सी नहीं, फक से रो ही पड़ी। अरे ओ सत्ती, ननद जी तुम्हारे पैर धोऊं, पानी पीऊं, तुम्हारी खरीदी हुई बांदी बनी रहूं। दवा की गोलियां मामा जी को वापस मत देना, मत देना। और सत्य अचानक अपनी स्वाभाविक हंसी हंस उठी। तब तो हो गया, देखती हूँ बीमारी में तुम्हारी अकल भी मारी गई भौजी। गोलियां तुम खाओगी नहीं, वापस भी ना दूं तो फिर करूँ क्या? मैं खा जाऊं? वही सही, पान के पत्ते का रस दो थोड़ा, घोलकर सबको एक ही साथ पी जाऊं। इस बार जटा की बहू ने खोलकर मन की बात कही। सास की गैर हाजिरी में उसे दवा खाने की हिम्मत नहीं और कह सुनकर उसकी मौजूदगी में खाने की तो खैर और नहीं। सो पोखरे में सत्य की आंखों में चिंगारी चहक उठी। दवा बाबूजी की दी हुई है। इन गोलियों का अपमान धन्वंतरी का अपमान है, समझती हो? तो मैं क्या करूं? फक फक कर रोने लगी जटा की बहू। उसकी हालत देखकर सत्य कातर हुए बिना नहीं रह सकी। जरा सोच समझ कर बोली, तो फिर एक काम करो, फूफू को ही दिए जाती हूँ। कहूँगी गोलियां बाबूजी ने भेजी है। बाबूजी ने बेशक यह कहा था कि अपनी फूआ को मत देना, नहीं तो दवा खाने नहीं देंगी, फेंक देंगी। मैं खुशामद करके निहोरा विनती करके उनसे कह देती हूँ। सत्य उठ खड़ी हुई और तुरंत उसके कपड़े की कोर खींचकर जटा की बहू उसके पैरों पर पड़ गई। ए ननद जी, इससे तो बेहतर है कि तुम मेरे गले में पाँव रख दो, मुझे मार डालो, मछली काटने के उस हंसुए से मेरा गला काट जाओ। सत्य फिर बैठ गई, एक निश्वास छोड़कर बोली, अच्छा भौजी यह तो बताओ, तुम लोगों को इतना डर काहे का है? पालकी बड़ी जा रही, फटे हुए पाँव के घुटनों तक ही नहीं, जीभ और मुंह से भी धूल भरी थी कहारों की। जेठ के दिन और खराब कच्ची सड़क, कुछ कुछ तो बिल्कुल धू धू करता मैदान, कोई पेड़ नहीं, कोई छां नहीं। रास्ते को कुछ संक्षेप करने के लिए खेतों में उतरना पड़ रहा था, इसलिए और भी परेशान हुए जा रहे थे लोग। 4 जने कंधा बदल बदल कर दौड़ रहे थे, फिर भी रह रहकर चूर हुए जा रहे थे वे। लेकिन रामकली को तो अभी कहारों को हमदर्दी दिखाने का उपाय नहीं था। 4 दिन हो गए गांव से बाहर हैं। गांव के कई रोगी हाथ में थे, पता नहीं अभी वे कैसे हैं। जिरेट के जमींदार के यहाँ रोगी देखने गए थे। 1-2 ही गांव में तो नहीं, 10-10 गांव तक उनका नाम जस है। राजा जैसी खातिरदारी करके रखा था उन लोगों ने, और 2 दिन और रुक जाने के लिए पांव पकड़कर खुशामद कर रहे थे। रामकली राजी ना हुए, कहा रुकने की जरूरत नहीं है, जो दवा दिए जा रहा हूँ 3 दिन के अंदर उसी से रोगी भला चंगा हो जाएगा। लेकिन हाँ, पथ्य के बारे में जो कहे जा रहा हूँ उसका पालन ठीक से होना चाहिए। कविराज जी के रास्ते में खाने के लिए उन लोगों ने कलमी आम की एक टोकरी पालकी पर रख दी। ना नहीं सुनी। पाँव पसारने में हर वक्त वह टोकरी पाँव को लग रही थी और रामकली खींच खींच उठते थे। मुसीबत है, राहाबाट में रामकली कुछ खाते नहीं, इस बात को उन लोगों ने माना नहीं। जमींदार साहब ने खुद खड़े होकर बड़ी टोकरी रखवा दी, तो भी तो डाबों को रामकली ने रखने नहीं दिया। कहा तो फिर ये कहार आपके बगीचे के इन फलों को ही ले जाएं, मैं पैदल ही चलता हूँ। पके हुए आम जेठ की दोपहर की झुलस से और भी तैयार हो गए। रह रहकर मीठी खुशबू आ रही थी। रामकली अजीज हो रहे थे और कहार लोग मानो मन से उस खुशबू को चाट रहे थे। सोच रहे थे उन डाभों को पालकी के औने कोने रख लिया होता तो क्या नुकसान था, तो भी तो कान्हा के जीवों को के भोग में आता। अनमने से होकर शायद कुछ ढीले पड़ गए थे वे लोग कि मालिक की हाँक से चौंक उठे। पालकी से मुंह निकालकर रामकली कह रहे थे, अरे भैया सो मत जा, जरा कदम बढ़ा। बात खत्म की और फिर पलटकर बोले, रुक रुक, धीमा कर, लगता है पीछे किसे कोई और पालकी आ रही है। चारों कहारों के 8 पांव ठिठक गए। हाँ, पीछे से तो आवाज आ रही है
और अचानक ही आ रही है। हुम हुम की आवाज़ धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है। अगुआ कहार गदाई मुंहमाली ने पालकी के डंडे से गर्दन हटाकर पीछे की ओर देखा और उमंग से कहा, जी मालिक, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पालकी आ रही है, लगता है कोई दुल्हा है। दुल्हा? रामकली ने गर्दन को पालकी से बाहर और बढ़ाया और गले की आवाज़ को काफ़ी बढ़ाकर बोले, बारात का दूल्हा है? यह खबर इतनी जल्दी कौन दे गया तुझे? गदाई ने सिर खुजाते हुए कहा, पालकी के दरवाजे पर पीला कपड़ा लटक रहा है और कहारों के पहनावे में लाल रंग में रंगाया खेटे हैं। खेटे यानी धोती को संक्षिप्त करके बोला जाता था। इसका संक्षिप्त संस्करण मतलब धोती को एकदम छोटा करके लाल करके, जैसे पहलवान लोग बांधते वैसे ही कहार लोग बांध लेते थे। और मजदूरों की नाई कहारों का भी पूरी धोती पहनने से नहीं चलता, नसीब भी कहाँ होता है। मोटी 7 हाथ की खेटे ही उनकी जातीय पोशाक है। शादी ब्याह जनेऊ वनेऊ में लोगों के यहाँ से बीच बीच में वही धोती उन्हें मिलती है, लाल रंग से रंगी। इससे उन्हें बहुत सुविधा होती है। 3-4 महीने साफ किए बिना ही काम चल जाता है। लाल और पीले रंग ही नहीं, धीरे धीरे आदमी भी नजर आने लगे। गदाई ने और एक उमंग का आविष्कार किया, पीछे पीछे बैलगाड़ी भी आ रही है मालिक, बैलों के गले की घंटी सुन पा रहा हूँ, बेशक बारात ही है, इधर ही कहीं जाएगी, बगल के उस गांव की सड़क से निकली है, पालकी उतार दे तो जरा। गंभीर स्वर में रामकली ने आदेश दिया। देख लेना जरूरी है कि गदाई का जो अंदाजा है बात वही है या नहीं, और यह भी जान लेना जरूरी है कि बात अगर सच है तो उनके गांव में ऐसा कौन हिमाकती है जो लड़की का ब्याह कर रहा है और रामकली को उसकी खबर नहीं दी। यदि इस गांव का ना भी हो तो भी तो उसे पता लगना चाहिए कि गांव से लोग यह बारात ले कहाँ जा रहे हैं। रामकली के मन में जो भी हो, चाहे जरा देर के लिए कहारों के जी में जी आया। उन्होंने पालकी एक पाकड़ के तले उतार दी और कुछ हटकर अपने गले के अंगूछे से हवा करने लगे। मालिक की नज़रों के सामने तो हवा खा नहीं सकते। कुछ ही देर में दूर की पालकी करीब और करीब आ गई। रामकली पालकी से बाहर निकले। कंधे पर जो मटके की चादर थी उसे संवार लिया और राजोचित ढंग से खड़े होकर जल्द गंभीर स्वर में आवाज़ दी, कौन है? पालकी रुक गई। उस गले की उपेक्षा करके बिना रुके चले जाने की जरूरत किसे है? पालकी रुकी। उस पर दुल्हा और उनका अभिभावक था। अभिभावक के साथ साथ किशोर दूल्हे ने भी डरते डरते अपना मुंह बाहर निकाला। वैसे लंबे चौड़े गोरे चिट्टे व्यक्ति नीचे खड़े हैं, लिहाजा उनके सामने पालकी पर कौन रह सकता है। उस पालकी से भी दुल्हे के अभिभावक निकले, हाथ जोड़कर बोले, जी आप? रामकली की भवें लेकिन अब तक सिकुड़ आई थी। तीखी निगाह उनकी पालकी के अदर गौर करने लगी थी। अभ्यास के मुताबिक दोनों हाथ उठाकर प्रति नमस्कार के ढंग से बोले, मैं हूँ रामकली चटर्जी। रामकली चटर्जी? वह भले आदमी विहल से हो, ना स्वागत ना प्रश्न जैसा, कैसे ढंग से तो बोल पड़े, कविराज जी? हाँ, उस नौजवान की कपाल पर चंदन देखा, लगा ब्याह है शायद। वह सज्जन उम्र में रामकली से छोटे ना होते हुए भी विनम्रता से कीटाणु कीट जैसा छोटा बनकर उनके चरणों की धूल लेते हुए बोले, जी हाँ, ओह कैसी खुशकिस्मती अपनी की इस शुभ यात्रा में आपके दर्शन हुए। रामकली की वह पैनी नज़र पालकी के अंदर खोज करती ही रही, तो भी धीमे से वे कहा, पहचानते हैं मुझे? हाँ, आपको नहीं पहचानता? इलाके में ऐसा कौन सा बदनसीब है? हाँ, आंखों देखने का सौभाग्य पहले नहीं हुआ था। राजू, पालकी से बाहर निकलो, चरणों को धूल डालो। छोड़िए छोड़िए, दूल्हा है ब्याह का। रामकली ने स्वाभाविक गंभीर गले से कहा, आपका लड़का है? जी नहीं, भतीजा है, मेरे छोटे भाई का लड़का। वह पीछे है बैलगाड़ी पर। और भी सगे संबंधी आ रहे हैं ना? और लड़की कहाँ की है? जी इसी पाट महल की, पाट महल के लक्ष्मी बनर्जी की पोती। लक्ष्मीकांत बनर्जी की पौत्री? रामकली जैसे सहसा सचेत हुए। अच्छा, आप लोग कहाँ के हैं? आपके ठाकुर का नाम? हम लोग बलागढ़ के हैं। ठाकुर का नाम है ईश्वर गंगाधर मुखोपाध्याय, पितामह का ईश्वर गुंधर मुखोपाध्याय। मेरा? रहने दीजिए, आपके नाम की जरूरत नहीं। यानी आप लोग मुकुटी कुलीन हैं, मगर रंग ढंग जैसे ऐसे यजमानी भट्टाचार्य जैसे क्यों हैं? खैर छोड़िए, आपसे 2 बातें करनी है। वर को लेकर आप घर से निकले कब हैं? यजमानी भट्टाचार्य शब्द से दुल्हे के बड़े चाचा कुछ खींचे, गंभीर होकर बोले, यही अभ्युदायिक श्राद्ध के बाद। सो तो समझा, लेकिन कब, किस समय? जी 1 पहर आगे। दुल्हे के कपाल पर जो चंदन का टीका है, यह क्या उसी वक्त का है? चंदन का टीका? यह कैसा सवाल? दुल्हा के
चाचा तरह तरह के सवालों के लिए तैयार हो रहे थे, पर दूल्हे के चंदन टीका के समय जैसे अजीब प्रश्न के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए अबोध की नहीं बोले। क्या कह रहे हैं? कह रहा हूँ, लड़के के माथे पर जो चंदन लगा है वह क्या रवाना होने के ही समय का है? जी हाँ, बेशक उसी समय का है। दूल्हा के चाचा उत्साह के साथ बोले। चलते वक्त स्त्रियां जैसे लगा दिया करती हैं वैसे ही लगाया गया है। हमारे घर की स्त्रियों का समझा आपने ना, इन कामों में बड़ा नाम गाम है। पीढ़े पर अल्पना आग देने के लिए मोहल्ले से बुलाहट होती है, श्री गढ़ने के लिए, वर वधु को सजाने संवारने के लिए। पालकी की ओर ताकते ताकते रामकली फिर जैसे अनमने से हो गए। इसी बीच पीछे की दोनों बैलगाड़ियां आ पहुंची। पालकी का रुकना और दूसरी ओर पालकी के सवार से बातचीत होते देख जरा घबरा कर दूल्हे के बाप भी उतर आकर खड़े हुए। अनमने रामकली एक लंबा निश्वास छोड़कर गहरे स्वर में बोले, मैं आपसे एक आग्रह करता हूँ मुखर्जी महोदय, आप अपनी यात्रा स्थगित कर दें। यात्रा स्थगित कर दें? बारात? दूल्हे के चाचा और बाप ताकने लगे। यह आदमी पागल है या शैतान, या कन्या पक्ष से इनका बैर है? उधर कहारों के पसीना छूट रहा है, धूप असहनीय होती जा रही है। दोनों पालकी के कहार जरा दूर खड़े आपस में बतियाते हुए बात को समझने की कोशिश कर रहे थे और बार बार इधर ताक रहे थे कि कब पालकी उठाने का हुक्म हो। कोई बात तो जरूर है, यह अनुमान करके इतने में बैलगाड़ी से उछलकर एक आदमी उतर पड़े। ये थे दूल्हा के फूफा। गाड़ी की टप्पर के अंदर बैठे बैठे गर्मी से यूं ही पसीना पसीना होकर उनका मिजाज गर्म हो रहा था। उतरकर यात्रा स्थगित करने की बात सुनते ही आग बबूला हो उठे। आप है कौन महाशय? चकमा देने की और कोई जगह नहीं मिली आपको? यात्रा बनाकर बारात निकली है और बीच रास्ते में आप रोड अटका रहे हैं। दोनों भाई मुखर्जी बेनोई के ऐसे रूखे व्यवहार से विचलित होकर झटपट बोल उठे। आहा गांगुली बाबू, आप किनसे बात किए रहे हैं? पता है कौन है ये? अरे नहीं जानना चाहता मुखर्जी। जो आदमी ऐसे अर्वाचीन सा बोलता है। चुप रहो। अचानक जैसे सोया बाघ गरज उठा जाकर। ब्राह्मण कुल के गवार, चुप रहो। मुखर्जी बाप के बाद लोमड़ी चिल्लाए, तुम्हारे बेटे के ब्याह में अपमानित होने के लिए नहीं आया हूँ। ये तुम्हारे कोई बड़े कुटुंबी है शायद, तो फिर इन्हीं को ले जाकर ब्याह कराओ, मैं चला। आहा, क्या क्या कह रहे हैं गांगुली बाबू? ये है हमारे 7 गांव के अग्रस्थ कविराज जी। जरूर किसी अनिवार्य कारण से ये यात्रा स्थगित करने को कह रहे हैं। कविराज चटर्जी? गांगुली की धोती का पीछा ढीला हो आया। अचानक उन्होंने जीभ निकाली, जीभ को दांत से काटा और दोनों हाथों से कान मलकर उम्र की मर्यादा भूलकर साष्टांग दंडवत कर बैठे। रामकली ने प्रणाम करने वाले की तरफ देखा ही नहीं, उसी स्थिरता के साथ कहा, हाँ, अनिवार्य कारण से ही कह रहा हूँ मुखर्जी बाबू। यात्रा आप स्थगित कर दीजिए, वरना आपके बेटे की बारात रोक लेने को कहूँ, ऐसा अर्वाचीन में वास्तव में नहीं हूँ। बड़े मुखर्जी ने हथेली रगड़ते हुए कहा, जी जी, भला यह भी बताना है, मतलब लक्ष्मीकांत बाबू के कुल में कोई दोष? मुखर्जी बाबू, दया करके आप मुझे इतना नीचा ना सोचें। मैं यह कह रहा हूँ कि बेटे के ब्याह में जाकर आप विपत्ति में पड़ेंगे। आपका बेटा अस्वस्थ है। लड़का अस्वस्थ है? यह फिर कैसे दब की बात? यह तो ठीक समुद्र की तरफ से ढेला आने जैसा हुआ। इस ढेले की तो आशंका नहीं थी। कन्या पक्ष में कुछ गोलमाल है और ये स्वस्थ अवश्य ही कन्या पक्ष के कोई खास हित हैं। मुखर्जी बंधु यही सोच रहे थे जो स्वाभाविक है, सो नहीं तो बीच रास्ते में रुककर यह कैसा दबाव? लड़का स्वस्थ है? ये क्या कह रहे हैं कविराज जी? यह तो आप बिल्कुल असंभव बात बता रहे हैं। लड़का तो मेरा सहज स्वस्थ है। उपवास और दोपहर के ताप से शायद थोड़ा थोड़ा सूखा सूखा सा लग रहा है। छोटे मुखर्जी ने कातर होकर कहा, नहीं, सूखा सा नहीं लग रहा। रामकली ने बादल से गंभीर स्वर में कहा, बात उल्टी है। लड़का बदस्तूर स्वस्थ है। गौर करे तो साफ पता चलेगा। मैंने शुरू में ही देख लिया था और रोकने की नीयत से ही आपको टोककर रोका था। लड़के के चेहरे पर मैं शीर्षुली सन्निपातिक के लक्षण देख रहा हूँ। बिना विवाह मंडप में ले जाकर आप मुसीबत में पड़ेंगे। घर लौट जाइए और बेटी वालों को खबर पटा दीजिए, मतलब बेटी वालों को खबर भेज दीजिए। दूल्हे के फूफा विनय भूल कर फिर बिगड़ उठे। यह तो खासा झमेला खड़ा कर दिया। आज ही ब्याह है, रात के पहले पहर में लग्न, और यहाँ से हम दूल्हे को लेकर वापस लौट जाएं। बेटी वालों को खबर भेजे कि लड़का बीमार है। यह बच्चों का खेल है क्या? समझ रहा हूँ आप बेटी वालों के बड़े हितैषी हैं। रामकली का गोरा मुखड़ा धूप से एक तो यूं ही लाल हो उठा और अब आग जैसा लहकता दिखने लगा, तो भी वे उत्तेजित न हुए।
हिकारत से गांगुली पर एक कटाक्ष डालते हुए बोले, बजा फरमाया आपने, बड़े हितैषी। लक्ष्मीकांत बनर्जी मेरे मामा के सतीर्थ हैं, पिता तुल्य है। उनकी पोती के ब्याह की ही रात में विधवा हो जाए, मैं नहीं चाहता। ये स्वच्छ मेघहीन आकाश से जैसे गाज गिरी। कैसे अलक्षण अपशकुन की बात। यह अभिशाप है कि किसी दिमाग खराब आदमी की बकवास। मुखर्जी बंधु गले का जनेऊ हाथ में लेकर हाहाकार कर उठे। रामकली अकंप दिए की लौ से कठिन हृदय वाले विचारक अपराधी को फांसी की सजा सुनाकर भी जैसे स्थिर रहे, वैसे ही अटल, अचल, अडिग अभिशाप देते ना बना। हाथ में जनेऊ थामे मुखर्जी बंधु रो पड़े। आप यह क्या कह रहे हैं कविराज जी? आखिर करूं क्या? कहिए, मैंने मुंह पर स्पष्ट सुना देना नहीं चाहता। आप लोगों ने ही कहलवाया। सुनिए, यदि भला चाहते हैं तो अभी भी लड़के को उनकी माँ के पास ले जाइए। मैं साफ देख रहा हूँ, साक्षात काल उसके सिरहाने खड़ा है। वाद विवाद में और समय नष्ट ना करें। और आप लोग यूं उचाट होंगे तो लड़का घबराएगा। लेकिन दोनों भाई मुखर्जी भी तो आखिर रक्तमांस के ही आदमी ठहरे। उनका भी मन विश्वास अविश्वास का बना है। जो लड़का पालकी के अंदर मजे में बैठा है, बीच बीच में सिर निकाल कर देख रहा है बाहर क्या हो रहा है, जिसके कपाल पर चंदन का टीका अभी भी झकझक कर रहा है, गले की माला से सुगंध निकल रही है, उसके सिरहाने मौत खड़ी है। एक मामूली आदमी की बात पर कैसे विश्वास कर ले, और उसी बात पर यकीन करके एक भले आदमी को मौत सरीखे सर्वनाश में ढकेलते हुए मूड की नहीं रवाना दूल्हे को लेकर लौट जाए। बेचारे बेटी वालों को पर क्या बीतेगी? कन्या का लगन भ्रष्ट होना मरण से कुछ कम थोड़ी ही है ना। असंभव है ये। निश्चय ही कुछ षड्यंत्र है इसमें। शायद हो कि चटर्जी से लक्ष्मीकांत बनर्जी की कोई दुश्मनी हो, या यह आदमी कविराज चटर्जी ही ना हो, कोई पगला ब्राह्मण हो। फिर भी उस व्यक्तित्व के सामने सब कुछ कैसा गोलमाल हुआ जा रहा है। बेटे के बारे में उतने बड़े अभिशाप जैसी बात। छोटे मुखर्जी ने कुछ ही दूर पर खड़ी पालकी की ओर ताककर सांस रुधी हुई छाती से कहा, मैं तो रोग का कोई लक्षण नहीं देख पा रहा हूँ कविराज जी। रामकली जरा विषाद सनी हंसी हंसे। वह अगर देख पाते तो आप में और मुझ में कोई फर्क रहता? मुखर्जी बाबू, आइए इधर खिसक आइए। लड़के के कपाल पर जो चंदन की रेखा को देख रहे हैं, अभी अभी लगाया गया हो ऐसा गीला है। जो कि आप बता रहे हैं, एक पैर आगे लगाया गया। वैसे मैं तो चंदन को सूकर खड़िया से हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। इसलिए कि छिपे सनी पातिक से सारा शरीर रसस्थ हो गया है। ओह, यह बात। दूल्हे के बड़े चाचा हंस पड़े। कविराज जी, खूब संभव है यात्रा कर से आप बहुत थक गए हैं, इसलिए लक्षण निर्णय में गलती कर रहे हैं। गर्मी के दिन है, पसीना चलने की वजह से चंदन को सूखने का मौका नहीं मिला, यही बात। अरे ओ कहारो, चलो पालकी उठाओ, शुभ यात्रा में कैसी आफत। रामकली ने लक्षण निर्णय में गलती की? उनके अपने ही माथे की नसें फट पड़ेंगी क्या? वे एक बार अपनी पालकी की ओर बढ़ने को तैयार हुए, मगर जाने क्या सोचकर ठिठक गए और भारी गले से बोले, सुनिए मुखर्जी बाबू, रामकली चटर्जी से लक्षण निर्णय में भूल हुई। यह वाक्य अगर और किसी क्षेत्र में कहा होता तो इस डिटाई का समुचित जवाब पा जाते, लेकिन अभी आपका संकट का समय है। उधर बेटी वाले आफत में, इसलिए छुटकारा मिल गया। लक्ष्मीकांत बाबू को यह तुरंत यह खबर कर देनी चाहिए, और यह काम अब मुझी को करना पड़ेगा। जरूरत हुई तो पालकी छोड़कर घोड़े का सहारा लेना पड़ेगा, मगर आपको अंतिम बार सावधान किए जाऊं कि लड़के के माथे की नस फटकर लहू बहना शुरू हो गया है। आंखों की नस का रंग और रंग की सूजन को गौर करने से आप खुद ही इस बात को समझ सकते हैं। लगता है जरा ही देर में विकार शुरू होगा। बता देना मेरा फर्ज है, इसलिए मैंने बता दिया। लक्षण निर्णय में भूल बता रहे थे ना, ईश्वर से प्रार्थना है रामकली कविराज के विचार की जिसमें भूल ही हो। धूप के पसीने को काल का पसीना सोच लेने का भ्रम हो, उसे हुआ जिससे यही हो। और क्या कहूँ। अच्छा, नमस्कार। और गदाई उठा पालकी, तेजी से जरा बशीर के घर की तरफ चल, घोड़ा लेना पड़ेगा। पालकी उनकी चलने लगी कि छोटे मुखर्जी दौड़े दौड़े आए, लगभग रोकर चीख उठे, कविराज जी, आपने इतने बड़े सर्वनाश की सूचना ही दी तो जरा दवा नहीं की? रामकली गंभीर और उदास से अपना हाथ जरा हिलाकर कपाल से लगाते हुए बोले, देनी होती तो आपको कहना न पड़ता, मैं खुद ही दे देता, लेकिन अब तो स्वयं धन्वंतरी के बाप के भी बूते की बात नहीं है। उधर पालकी पर सवार होकर मुखर्जी अजीज
आय से बोले उठे, दुर्गा दुर्गा, इतना विघन, जाने किसका मुंह देखकर चले थे, कहाँ से तो ये आफत। ए राजू, ऐसे क्यों ऊँग रहा है, गर्मी से तकलीफ हो रही है? राजू ने दो सुर्ख आंखें खोलकर कहा, नहीं चाचा जी, सिर्फ सर्दी लग रही है, वो भी जोरों की।